हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अतुल की बात सुनकर सब आहन को देखने लगे। अनुभव को बहुत अजीब लग रहा था। उसने मन में सोचा, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, फिर भी अतुल को इस पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। अतुल के आवाज में बहुत कॉन्फिडेंस था, इसीलिए अनुभव कुछ नहीं कर सकता था। उसने आहन से पूछा, क्या तुम्हारे पास सच में इसका इलाज है? हाँ, आहन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। क्या इलाज है फिर पॉइजन को अतुल जी की बॉडी से खत्म करने का? अनुभव ने पूछा। आइस लोटस पील, आहन ने कहा। आइस लोटस पील का नाम सब बार बार सुन रहे थे। वार्ड में जितना भी हॉस्पिटल स्टाफ था, सब एक दूसरे को देखने लगे। अनुभव ने कुछ सोचा, फिर कहा, मैं इस प्रोफेशन में पिछले 40 सालों से हूँ और इतने समय में मैंने हजारों दवाइयाँ देखी हैं। फायर पॉइजन एक रेयर इन्फेक्शन है, पर फिर इतने सालों में मैंने लगभग 60 फायर पॉइजन के केसेस देखे हैं। मैंने अभी भी आइस लोटस पील के बारे में नहीं सुना, और तुम कह रहे हो कि इस पील से अतुल जी का इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा? मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अनुभव एक्सपीरियंस से बोल रहा था, इसीलिए उसके मन में बिल्कुल हिचक नहीं थी। भले ही आहन उनको चैलेंज कर रहा था, पर वो इतने नोबेल प्रोफेशन में थे, इसीलिए बहुत सहज थे। अनुभव को रिपोर्ट देखकर पता चल गया था कि अतुल की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनका बचना नामुमकिन था। वो आहन को अपने पेशेंट की जान खतरे में नहीं डालने दे सकता था। आपको इस बात पर भरोसा नहीं है? आहन ने पूछा। नहीं, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, अनुभव ने काल्मली कहा। कुछ देर में आपको भरोसा हो जाएगा, आहन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अनुभव ने पूछा। क्या आहन उसके मना करने के बाद भी अतुल को पील देना चाहता है? वार्ड में स्टाफ परेशान होने लगा। किसी ने भी आज तक अनुभव के डायग्नोसिस पर सवाल नहीं उठाया था, पर आहन उनके सामने चैलेंज बनकर खड़ा था। आहन ने अनुभव को कोई जवाब नहीं दिया। वो लक्ष्मी के पास गया और अपना हाथ आगे करते हुए उसने कहा, मुझे आइस लोटस पील दो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सर ने क्या बोला? लक्ष्मी ने आहन को घूरते हुए कहा। अनुभव ने साफ कर दिया था कि अतुल ठीक नहीं हो सकता था, फिर आहन उनकी बात क्यों नहीं मान रहा था? आहन बस अपने मन का करना चाहता था, उसे अतुल की जान की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर अनुभव गलत हों, आहन ने कहा। पूरे रूम में एक अजीब सी शांति हो गई। आहन ने सच में डॉक्टर अनुभव को चैलेंज कर दिया था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस बार डॉक्टर मुकेश ने कहा। वो बहुत देर से सब कुछ सुन रहे थे। तुम डॉक्टर अनुभव के डायग्नोसिस पर सवाल कैसे उठा सकते हो? मुकेश ने कहा। अनुभव मुकेश के गेस्ट थे और आहन का उन पर ऐसे सवाल उठाना उनकी इंसल्ट करना था। मैं डॉक्टर अनुभव पर सवाल नहीं उठा रहा। मैंने उनके बारे में पढ़ा है और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। मैं बस यह कह रहा हूँ कि शायद डॉक्टर अनुभव को आइस लोटस पील की जानकारी नहीं है, आहन ने कहा। मुकेश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इससे पहले वो आहन से कुछ कह पाता, अनुभव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत किया। डॉक्टर लक्ष्मी, इसे यह पील दे दो, अनुभव ने कहा। फिर उसने आहन की तरफ देखते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि पील कैसे काम करती है। लक्ष्मी अनुभव की बात को नहीं टाल सकती थी। उसने गुस्से में आहन के हाथ में पील रख दी। थैंक यू, आहन ने कहा और सीधा अतुल के पास गया। अपना मुंह खोलो, आहन ने अतुल से कहा। अतुल मुस्कुराया और फिर अपना मुंह खोल दिया। आहन ने अतुल को पील खिला दी। जैसे ही अतुल ने पील को निगला, उसका शरीर कांपने लगा, उसके दांत बजने लगे और बहुत कोशिश के बाद भी वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उनका शरीर नीला पड़ने लगा, जैसे किसी ने उन्हें जहर दे दिया हो। वहाँ मौजूद सब लोगों को बहुत चिंता होने लगी। यह है तुम्हारी आइस लोटस पील, देख रहे हो अतुल सर की क्या हालत हो गई है, लक्ष्मी ने आहन से गुस्से में कहा। आहन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। आहन ने कह तो दिया था कि आइस लोटस पील से अतुल ठीक हो जाएगा, पर उसने भी यह पहली बार ही इस्तेमाल किया था। वो एक पल के लिए भी अतुल से नजरें हटाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि कैसे अनहोनी हो सकती है। वो हर कीमत पर अतुल को बचाना चाहता था। कुछ सेकंड बाद नीला रंग और भी गहरा हो गया। अतुल का सिर बिल्कुल गर्म हो गया था। अचानक से वार्ड में सबको ठंड लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अतुल की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था और रूम का कम हो रहा था। यह हो क्या रहा है? सब हैरान थे। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। बॉडी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर में बहुत फर्क था। यह सब देखकर अनुभव के आंखें बड़ी हो गई थी। अपने इतने साल के कैरियर में उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था।
तभी अतुल ने खून की उल्टी की। उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। सबने अपनी नाक को अपने हाथ से कवर कर लिया था, पर अनुभव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अतुल के पास उनकी पल्स चेक करने गए। इस वक्त कुछ और बहुत अजीब हुआ। अतुल की पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ की तरह जम गए थे। गुरुजी, अतुल के चारों स्टूडेंट बहुत घबरा गए थे। ये कि क्या यह आइस लोटस पील कैसे बनी है? अनुभव ने शौक में पूछा। उनके चेहरे पर एक भयानक एक्सप्रेशन था। सब लोग बहुत पैनिक कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अतुल के साथ हो क्या रहा था। बस अहन शांत था। उसने चैन की सांस ली। उल्टी के साथ अतुल का इन्फेक्शन उसके शरीर से बाहर आ गया था। अब उसकी बॉडी से फायर पॉइजन निकल गया था। तुम अभी भी कहना चाहते हो कि तुम्हारी यह स्टूपिड पील अतुल सर को ठीक कर सकती है? देखो तुम्हारी जिद की वजह से क्या हो गया, लक्ष्मी ने कहा। अहन ने डिसअपॉइंटमेंट में अपनी गर्दन हिलाई। फिर वह अतुल के पास गया और उसे हल्के से टच किया। शरीर में कंपन के साथ अतुल की बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। उनका ठंडा पड़ चुका शरीर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर आ गया था। क्या हुआ मेरी जिद की वजह से? अहन ने सरकास्टिक टोन में कहा। लक्ष्मी के पास अहन की बात का कोई जवाब नहीं था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अहन के छूते ही अतुल के साथ क्या हुआ था। तभी अनुभव ने अतुल की कलाई पकड़ी और उनकी पल्स चेक करने लगा। धक 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 धक। अतुल की पल्स लगातार नॉर्मल स्पीड पर चल रही थी। यह सब देखकर अनुभव को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। अतुल बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके शरीर में फायर पॉइजन का नामो निशान नहीं था। कुछ ही मिनट में अहन ने यह चमत्कार कर दिया था। नहीं, आइस लोटस पील ने यह चमत्कार कर दिया था। डॉक्टर अनुभव, अतुल सर की पल्स कैसी है? लक्ष्मी ने पूछा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अनुभव ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा। क्या पल्स ठीक है? लक्ष्मी ने तेज आवाज में शौक होते हुए कहा। हाँ, अतुल जी की बॉडी से फायर पॉइजन बिल्कुल खत्म हो गया है, अनुभव ने कहा। वो इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहता था, पर सब कुछ उसके सामने था। अपनी आंखों देखा वो जुठला नहीं सकता था। उसने मान लिया था कि उसे आइस लोटस के बारे में जानकारी नहीं थी। वहां मौजूद सारा स्टाफ अहन को आंखें बड़ी करके देख रहा था। एक छोटी सी काली गोली ने अतुल को जानलेवा बीमारी से बचा लिया था। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अहन की लाई आइस लोटस से ठीक हो जाऊंगा, पर आप लोगों ने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया, अतुल ने कहा। वो अपने बेड से उठा और अपने हाथ पैर स्ट्रेच करने लगा। उसकी अच्छी सेहत को देखकर सब और हैरान हो गए थे। मैंने आपकी काबिलियत पर शक किया और आपकी बात नहीं मानी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अनुभव ने अहन से कहा। अनुभव को समझ आ गया था कि भले ही वो बहुत एक्सपीरियंस्ड था, पर उसे ऐसे किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए था। मुझे भी माफ़ कर दीजिए मुझे इस तरह, मुकेश ने कहा। वह भी इस वक्त बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। डॉक्टर मुकेश, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपने पहले ऐसे रिएक्ट क्यों किया था। अतुल आपके पेशेंट हैं, आप उनकी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, अहन ने कहा। और डॉक्टर अनुभव, आप आइस लोटस के बारे में नहीं जानते। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह एक बहुत ही रेयर तरह की मेडिसिन है और इसे प्यूरिफाई करना पड़ता है। मुझे भी इसके बारे में मेरे गुरु ने बताया था, वरना मुझे भी कभी पता नहीं चलता, अहन ने अनुभव को देखते हुए कहा। अहन के शांत स्वभाव और अच्छे बर्ताव ने वहाँ बहुत से लोगों का दिल जीत लिया था। अनुभव अहन से आइस लोटस के बारे में और उसे यूज करने के तरीके के बारे में जानना चाहता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। अहन ने पहले ही कह दिया था कि वो एक रेयर फूल है, इसीलिए इसके बारे में जानने का कोई मतलब नहीं था। सब वहाँ से चले गए। लक्ष्मी अहन को घूरते हुए गई, जैसे कि वो उसके आज के बर्ताव से बहुत डिसअपॉइंटेड थी। अब वार्ड में सिर्फ अहन, अतुल, देवांश और उसके बाकी भाई और बहन थे। गुरुजी, अब आपको कैसा लग रहा है? देवांश ने कहा। मैं ठीक हूँ, आज लोटस की वजह से मेरी जान बच गई। थैंक यू, तुम लोग मेरे लिए यह लेकर आए, अतुल ने कहा। यह सब यंग मास्टर की वजह से हुआ है, उनके बिना हम यह आइस लोटस कभी नहीं ला पाते, देवांश ने कहा। देवांश, अतुल के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, अब इसे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अहन ने कहा। यस यंग मास्टर, देवांश ने कहा और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई और सब हॉस्पिटल से बाहर आ गए। बाहर आकर अतुल को बहुत अच्छा लग रहा था। अहन, तुम्हारे पास सिगरेट है? एक मुझे दो, अतुल ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे पास नहीं है, अहन ने कहा। जब से अहन की शादी सनाया से हुई थी, उसने स्मोक करना और दारू पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। 3 साल से उसने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया था, एक सिगरेट भी नहीं।
लगता है तुम्हारी वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट है और उसे यह सब पसंद नहीं है, अतुल ने मजाक करते हुए कहा। तभी आहन को एहसास हुआ कि सनाया अब उसकी पत्नी नहीं है, दोनों का डिवोर्स हो चुका है। आहन ने अतुल से कुछ नहीं कहा। मेरे पास है सिगरेट, पूरा पैकेट है, आप कितनी भी ले सकते हैं, सूरज ने कहा और सिगरेट का पैकेट निकालकर अतुल को दे दिया। इसे भी एक दो, अतुल ने आहन की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये लीजिए जूनियर मास्टर, सूरज ने आहन को सिगरेट देते हुए कहा। आहन मुस्कुराया और उसने सिगरेट ले ली और एक लंबा कस लिया। आहन को इतने वक्त बाद सिगरेट पीकर बहुत सुकून महसूस हुआ। आप वापस कब जा रहे हैं, आहन ने अतुल से पूछा। आइस लोटस पी लेने के बाद अतुल का सिर्फ इन्फेक्शन नहीं खत्म हुआ था, बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। अब वो अपना लेवल आसानी से क्लियर करके मार्शल आर्ट के अगले लेवल पर पहुंच सकता था। उनमें ताकत पहले से ज़्यादा थी। इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी तो आया हूँ, कुछ वक्त रहने दो मुझे यहाँ पर, अतुल ने कहा। तुम जानते हो ना, सेक्रेड फ्लेम ग्रुप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आहन ने कहा। सारा मूड खराब कर दिया। वो लोग आंखें गड़ाए बैठे होंगे कि कब मैं वहां जाऊं और कब वो मुझ पर हमला करे। स्टूपिड, अतुल ने कहा। तो तुम वहां मत जाओ, उन्हें यहाँ बुला लो, आहन ने कहा। यहाँ बुला लूं तो मेरा साथ दोगे, अतुल ने आहन से पूछा। आहन ने इशारे में अपनी रजामंदी दी। पर हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे कैसे, अतुल ने पूछा। आहन जैसे ही अतुल को प्लान बताने लगा, उसके फोन पर शेखर का कॉल आया। कॉल उठाते ही शेखर ने कहा, आहन तुम कहाँ हो। मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, आहन ने कहा। विनोद की पत्नी मधु का फोन आया था अभी मेरे पास, वो कह रही थी कि तुमने उसे नकली जेट दिया है, शेखर ने दुखी मन से कहा। मधु ने शेखर को कॉल करके बहुत खरी खोटी सुनाई थी, जिससे शेखर बहुत उदास हो गया था। नकली है, आहन यह सुनकर हैरान हो गया था। शेखर से जेड लेने के बाद उसने ना किसी को दिया था, ना ही कहीं छोड़ा था, फिर वो नकली कैसे हो सकता है। हाँ, बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसने यह भी कहा था कि तुमने उसके बेटे को थप्पड़ मारे थे और उसे 1,50,000 रुपये लिए थे, शेखर ने कहा। पापा, क्या आपको उनकी बात पर भरोसा है, आहन ने पूछा। नहीं बेटा, मुझे उनकी बात पर भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारे करैक्टर के बारे में जानता हूँ। वो एक छोटा सा जेड का टुकड़ा था, तुम उसे कभी नहीं लोगे और ना ही इतने पैसे मांगोगे, शेखर ने कहा। जो जेड मैंने उन्हें दिया था वो नकली नहीं था और ना मैंने पैसे मांगे। दरअसल हुआ यह था कि आहन ने शुरुआत से सारी बात शेखर को बताई। जब शेखर को पता चला कि ओजस ने क्या किया था, तब उसे बहुत गुस्सा आया। उसने यह सब किया, उसने मुझे समझ क्या रखा है, उसे क्या लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है। शेखर गुस्से में ओजस को कोसने लगा। पापा, आप शांत हो जाइए, मैंने पैसे नहीं लिए, आहन ने कहा। शेखर कभी भी विनोद से जेड के बदले पैसे नहीं लेता। शेखर ने जेड इसलिए लौटाया था क्योंकि उनकी वो बहुत सालों से विनोद की अमानत थी और वो उसके पास ही रहनी चाहिए थी। आहन और शेखर को ओजस और उसकी माँ का एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। शेखर ने उनकी मदद की थी पर उन्होंने शेखर की इंसल्ट कर दी थी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे ऐसा पैसा उनके पास से नहीं चाहिए, शेखर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। ना हमें पैसे चाहिए और ना मैं ऐसे इंसल्ट बर्दाश्त करूँगा। मैं अभी मधु को कॉल करता हूँ और उससे बात करता हूँ, शेखर ने कहा। पापा, आपको लगता है कि वो आपकी बात पर विश्वास करेगी, आहन ने पूछा। शेखर की बातों से साफ पता चल रहा था कि मधु कैसी औरत थी, वो किसी की कोई बात नहीं सुन सकती थी। उन्होंने बिना सच जाने सामने से शेखर को कॉल किया था और उनकी बदनामी की थी। शेखर ने कुछ बोला नहीं, वह भी जानता था कि मधु किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। एक तरफ उसका खुद का बेटा था और दूसरी तरफ दो अनजान लोग। पापा, आप उनसे बात मत करना, आप एड्रेस दीजिए, मैं उनके घर जाकर बात करके आता हूँ, आहन ने कहा। आहन जानता था कि ऐसी बातें आमने सामने ज़्यादा अच्छे से होती हैं, फ़ोन पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। आहन, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, पर मधु बहुत अजीब औरत है, उससे पंगा लेना सही नहीं होगा। वो नक्सड़ी और गुस्से वाली औरत है। इसके अलावा वो अपने बेटे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। वो सबसे पहले यही सोचेगी कि तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, शेखर ने आहन को समझाया। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके घर में घुसूंगा ही नहीं, जो बात करनी होगी गेट के बाहर खड़े होकर ही करूँगा, वहाँ वो मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, आहन ने कहा। आहन किसी भी कीमत पर शेखर की इतनी बदनामी सहन नहीं कर सकता था। बहुत हिचकिचाते हुए शेखर ने आहन की बात मान ली। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। आहन, पहले तुम जाकर विनोद से मिलना, विनोद बहुत समझदार है, पहले उसे सब कुछ बताना और फिर जैसा वो बोले वैसा करना।
शायद वो अपनी पत्नी और बेटे को समझा पाए। ओके, आहन ने कहा। और हाँ, उनसे कोई बहस मत करना। अगर वो ढंग से बात ना करे तो तुम गुस्सा मत करना, चुपचाप वापस आ जाना। मनाली में मधु के बहुत कॉन्टैक्ट हैं, प्लीज़ किसी मुसीबत में मत फंसना, शेखर ने कहा। कुछ वक्त से शेखर आहन के बर्ताव को पहचान गया था। शिमला में उसके स्पॉट में बहुत लोग थे, पर मनाली में नहीं थे। इसीलिए शेखर बार बार आहन को सेफ रहने के लिए कह रहा था। मैं ध्यान रखूंगा और खुद को संभाल लूंगा, आहन ने कहा। ठीक है। विनोद का घर हारमनी अपार्टमेंट में है। पूरा एड्रेस शेखर ने आहन को बताया और उसे फिर से कुछ बातें बताई। ओके पापा, डोंट वरी, आहन ने कहा और फ़ोन रख दिया। कोई प्रॉब्लम? अतुल ने पूछा। छोटा सा मैटर है, मैं निपटा लूँगा, आहन ने कहा। ठीक है, हम होटल जा रहे हैं, तुम्हारा वहीं इंतजार करेंगे। अपना काम खत्म करके जल्दी आना, अतुल ने कहा। हॉस्पिटल से निकलकर आहन ने टैक्सी ली और हारमनी अपार्टमेंट की तरफ गया। रास्ते में उसने हारमनी अपार्टमेंट के बारे में पढ़ा। हारमनी अपार्टमेंट बहुत बड़ी विला सोसाइटी थी। वहाँ पर बहुत हाई क्लास और एलिट लोग रहते थे। अगर विनोद का घर वहाँ था तो इसका मतलब साफ था कि उनके पास पैसे थे। कुछ देर में आहन वहाँ पहुँच गया। विनोद का घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। जब आहन ने विला के सामने पहुंचकर बेल बजाई तब उनके केयर टेकर ने दरवाज़ा खोला। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, गुड इवनिंग, आप? मैं आहन हूँ, मुझे विनोद अंकल से मिलना है, आहन ने कहा। सॉरी सर, वो इस वक्त है तो घर पर ही, पर पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त वो किसी से मिल नहीं रहे हैं। आपको कुछ ज़रूरी काम है? केयर टेकर ने पूछा। आहन यह सुनकर अपसेट हो गया। विनोद की तबीयत खराब थी, इसीलिए शेखर और उनकी बात नहीं हो पा रही थी। जब आहन वापस जाने लगा तब अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है? मैडम, मिस्टर आहन है, उन्हें मास्टर विनोद से मिलना है, केयर टेकर ने कहा। आहन, उसे क्या काम है? फिर से उस आवाज़ ने पूछा। आपका और मास्टर विनोद का क्या रिश्ता है? केयर टेकर ने आहन से पूछा। मैं विनोद अंकल के दोस्त का दामाद हूँ। मेरे पापा ने मुझे यहाँ पर उनका जेड लौटाने के लिए भेजा था, आहन ने कहा। उसने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। आप हैं जिन्होंने मास्टर को जेड दिया था? केयर टेकर के चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, आहन ने कहा। मिस्टर आहन, आप यहीं रुकिए, मैं अभी मैडम को इन्फॉर्म करके आती हूँ, केयर टेकर ने कहा और घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक औरत वहाँ पर आई। उसका शरीर थोड़ा मोटा था और वो हड़बड़ी में चलते हुए आ रही थी। मेरे घर तक आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस औरत ने आहन की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। आहन समझ गया था कि वह मधु थी। बिना कुछ सुने कि वो गुस्से में थी। शेखर की बात बिल्कुल सही थी कि मधु एक बहुत नकचड़ी औरत है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर मुझ में हिम्मत क्यों नहीं होगी? आहन ने कहा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने ही मेरे बेटे को मारा था ना? मधु ने कहा। हाँ, मैंने उसे मारा था क्योंकि वह वही डिजर्व करता था, आहन ने कहा। आज तक मैंने, उसकी माँ ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। हमें उसे इतने नाजों से पाला है और तुमने उसे बीच सड़क पर 2 थप्पड़ मारे। अब यहाँ आने की हिम्मत भी की? मधु गुस्से में लाल हो रही थी। यह तो शुक्र कीजिए कि मैंने उसे घुटने पर लाकर उससे माफ़ी नहीं मंगवाई, आहन ने कहा। तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो। भले ही मेरे बेटे से यह नहीं करवा पाए, पर अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी, मधु ने कहा। तभी वहाँ पर ओजस आया। आहन को देखकर ओजस की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ओजस ने कहा। मोम, यही है वो, यही है जिसने मुझे मारा था, ओजस ने कहा। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इसे संभाल लूँगी, मधु ने कहा। तुम सिक्योरिटी अफसर को फ़ोन करो और उन्हें यहाँ बुलाओ, मधु ने केयर टेकर से कहा। यस मैडम। केयर टेकर तुरंत अंदर गई और सिक्योरिटी को कॉल करने लगी। मधु को लगा था कि आहन पैसे लेकर मनाली से चला जाएगा, पर वो घर तक आ गया था। यह मधु बर्दाश्त नहीं कर पाई और अब वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। स्टूपिड, तुम मेरे घर तक आ गए, तुमने हमें समझ क्या रखा है? अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, ओजस ने कहा और हंसने लगा। आहन ने सोचा कि शायद यह भूल गया है कि इसके साथ क्लब के आगे क्या हुआ था। वहाँ पर जो ज़मीन पर बैठकर चिल्ला रहा था और यहाँ इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। आहन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि भले ही मधु कितनी भी नकचड़ी और अनरीजनेबल हो, पर उसे एक बार आहन की बात तो सुननी चाहिए थी। पर उसने तो सीधा आहन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। लड़के, यहाँ घुटने टेक कर बैठो, मेरा बेटा तुम्हें थप्पड़ मारेगा, वो भी जब तक उसका मन करेगा, मधु ने कहा। मधु ने विनोद से सुना था कि शेखर का दामाद घर जमाई था। उसके बस की सिर्फ पेपर पर स्टैंप मारना था, उसे और कुछ नहीं आता था। इसीलिए मधु से उसके सामने अपना पावर दिखाना शुरू किया।
आमतौर पर वो ऐसे इंसान के मुंह नहीं लगती, पर इस वक्त उसके बेटे को थप्पड़ मारकर आहन ने उसे उकसाया था, इसीलिए वो इस मौके को ऐसे ही नहीं जाने देने वाली थी। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? आहन ने पूछा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भूल जाना कि तुम यहाँ से आज सही सलामत जा पाओगे, मधु ने कहा। वो वहाँ के मालिक थे, इसीलिए सिक्योरिटी उनकी बात मानकर आहन को वहाँ से निकाल देते। मोम, भाई, आप किससे आर्ग्यू कर रहे हैं? इस वक्त वहाँ एक लड़की आई, उसके साथ एक लड़का भी था। कुछ नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ खाना खाओ, हम इससे डील करके आते हैं, मधु ने कहा। वो मधु की बेटी और उसका दोस्त थे। उसकी बेटी का नाम कीर्ति था और उसके दोस्त का नाम अश्विन था। आंटी, आपको कोई मदद चाहिए? अश्विन ने पूछा। नहीं, छोटा सा मामला है, मैं हैंडल कर लूँगी, मधु ने कहा। यह लड़का है कौन? कीर्ति ने पूछा। यह तुम्हारे पापा के नालायक दोस्त का घर जमाई है, मधु ने कीर्ति से कहा। नालायक दोस्त सुनकर कीर्ति समझ गई थी कि मधु शेखर गिल की बात कर रही थी। आहन को शेखर के लिए नालायक सुनकर बहुत गुस्सा आया। शेखर अंकल का घर जमाई यहाँ क्यों आया है? कीर्ति ने कहा। कीर्ति आहन को घृणा से देख रही थी। वो आहन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर उसके हिसाब से जो इंसान घर जमाई बन सकता था वो किसी इज्जत के लायक नहीं था। घर जमाई सिर्फ वो लड़के बनते हैं जो कुछ काम नहीं करना चाहते और बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते हैं। इसे बोलो यहाँ से चला जाए। आप लोग क्यों इसके मुंह लग रहे हैं? कीर्ति ने कहा। ऐसे कैसे इसे जाने दे? पहले हमें यह असली जेड देगा, पैसे लौटाइएगा और फिर यहाँ से जा पाएगा, ओजस ने कहा। चल क्या रहा है, मुझे कोई सब कुछ डिटेल में बताएगा? कीर्ति ने चिढ़ते हुए कहा। दरअसल हुआ यह, ओजस ने नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताई। जब आहन ने यह सब सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। ओजस सफ़ेद झूठ बोल रहा था। ओजस की सारी बातें सुनने के बाद कीर्ति ने आहन को घूरा और कहा, कोई इतना लालची कैसे हो सकता है? फिर उसने मधु की तरफ देखा और कहा, पुलिस को बुलाइए और इसे अंदर करवाइए। आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? पुलिस इसे सिर्फ चोरी की सज़ा देगी, मेरे बेटे को मारने की सज़ा मैं इसे दूंगी, मधु ने कहा। मैंने तुमसे जैसा कहा था वैसा करो। मेरा बेटा जब तक तुम्हें चाटे लगाएगा तभी मुझे सुकून मिलेगा, मधु ने आहन से कहा। फिर तो आपको सुकून कभी महसूस नहीं होगा और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आहन ने कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी मॉम से ऐसे बात करो, ओजस ने गुस्से में कहा और आहन को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर उससे पहले ही आहन ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया था। तुमने मुझे मारा, ओजस चिल्लाने लगा। तो क्या हुआ, तुमने तो मुझसे पहले भी 2 थप्पड़ खाए हैं, यह तो तुम्हारी हैट्रिक हो गई है, आहन ने कहा। तुम मरना चाहते हो क्या? मधु ने कहा। शट अप, आहन ने गुस्से में कहा। इस बार आहन की आवाज़ सुनकर मधु डर गई। आहन के आसपास अब एक अलग सा हो रहा था। मधु कुछ भी नहीं बोल पाई थी। मैं यहाँ तुम लोगों से आराम से बैठकर बात करने आया था। मैं चाहता था कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, पर तुम लोगों का एटीट्यूड ही ख़त्म नहीं हो रहा। कब से मेरे पापा की इंसल्ट किए जा रहे हो? अब चुपचाप मेरी बात सुनो और ओजस तुम मेरे सवालों का जवाब दो, आहन ने कहा। ओजस और मधु इस वक्त बिल्कुल शांत थे। उनकी आहन को मना करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ओजस, मैंने तुम्हें क्यों मारा था? अपनी माँ को अब सच बताओ, आहन ने कहा। आहन ने ओजस को अपनी बात रखने का मौका दिया। ओजस सच बोलने से घबरा रहा था। तुम जब आए, ओजस हकलाने लगा। ओजस ना सच बोल सकता था और ना ही झूठ। ठीक है, अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो तो मैं सच बता देता हूँ, आहन ने कहा। आपका जेड स्टोन देने के बाद आपके बेटे ने मुझे 20,000 रुपये दिए और बोला कि गिल फैमिली यही डिजर्व करती है, आहन ने मधु से कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने इसे 1,50,000 दिए थे जो इसने तुम्हें दे दिए थे, मधु चिल्लाने लगी। वो अपने बेटे का सच नहीं जानती थी, इसीलिए उसे लगा कि आहन उसके बेटे को बदनाम कर रहा है। शट अप, क्या आप सच में नहीं जानती कि आपका बेटा कैसा है? आहन ने कहा। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। वो हमेशा से बहुत सीधा और मेरी बात मानने वाला लड़का रहा है। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, मधु ने कहा। अच्छा, फिर तो आप अपने बेटे को बिल्कुल नहीं जानती हैं। अच्छे से धोखा दे रहा है यह आपको, आहन ने कहा। मधु ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आहन ओजस को घूरने लगा। तुमने मुझे जो 20,000 रुपये दिए थे, क्या वो मैंने लिए थे? ओजस को अब बुरा लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। मैंने तुम्हें वो जेड ऐसे ही ले जाने दिया और तुमने यह सब किया? मुझे लगा था कि तुम चुपचाप जेड ले जाओगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने उसे कसीनो में लगा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने नकली जेड खरीदा और उसके नकली होने का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। और तुम्हारी माँ को लग रहा है कि तुम बहुत सीधे हो, आहन ने कहा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, ओजस ने कहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो ढंग से बोल नहीं पा रहा था। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, क्लब का सीसीटीवी चेक करते हैं, उसमें सब कुछ पता चल ही जाएगा, आहन ने कहा। ओजस भूल गया था कि वहाँ चारों तरफ कैमरा थे। अगर उन्होंने वो फोटो चेक कर ली तो सबको पता चल जाएगा कि जो आहन बोल रहा है वो सच है। ओजस वो जेड का टुकड़ा कसीनो पर हार गया था। ओजस के चेहरे पर पसीना आ गया था और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। ओजस का चेहरा देखकर मधु को समझ आ गया था कि उसने उससे झूठ बोला था। इन सब में आहन की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसके अपने बेटे ने ही सब किया था। अब मधु को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन ओजस को डांटने का कर रहा था, पर किसी और के सामने वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके पास ओजस की तरफदारी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा और ना मैं समझना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है और उससे पैसे लिए और नकली जेट दिया, मधु ने कहा। अब अगर तुमने यह किया है तो मान लो, और अगर नहीं किया है तब भी तुम्हें मानना पड़ेगा, मधु ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। मधु जानती थी कि आहन एक मामूली बैंक एम्प्लॉय और गिल फैमिली का घर जमाई है, इसीलिए वो उसे आराम से डोमिनेट कर सकती थी। आप सच में यह करना चाहती हैं? आहन ने कहा। वो सोच रहा था कि सच जानने के बाद भी मधु इतनी अनरीजनेबल कैसे हो सकती है। तुम मेरी बात मान रहे हो या नहीं? मुझे चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मधु ने कहा। हारमनी अपार्टमेंट में उनका विला था। वो एक आवाज़ लगाती तो बहुत सारे गार्ड्स वहाँ आ जाते और आहन से आसानी से डील कर सकते थे। आहन जानता था कि वो लोग उसकी सच्चाई नहीं जानते थे, इसीलिए उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तभी ऊपर के फ्लोर की बालकनी से खांसने की आवाज़ आई। मधु, कौन आया है? किसी ने ऊपर से ही खांसते हुए पूछा। मधु की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसे स्पॉट करने वाला एक इंसान मिल गया था। विनोद, जल्दी नीचे आओ, एक फटीचर लड़का मुझे धमका रहा है, मधु ने लाचार सी आवाज़ में कहा। एक ही सेकंड में मधु का एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था। आहन ने नज़रें ऊपर करके देखा, तब उसे विनोद नजर आया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और शरीर बहुत पतला हो गया था। इसमें कोई शक नहीं था, विनोद की तबीयत सच में बहुत ख़राब थी, पर फिर भी उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव था और वो बहुत अच्छी एनर्जी एमिट कर रहे थे। आहन जब विनोद को देख रहा था तब विनोद भी आहन को ही देख रहा था। तुम कौन हो? विनोद ने पूछा। हेलो अंकल, मैं आहन हूँ, आहन ने मुस्कुराते हुए कहा। विनोद मधु जैसा खड़ूस नहीं था। आहन, विनोद कुछ सोचने लगा। तुम शेखर के दामाद हो ना? शेखर ने कहा। जी, आहन ने कहा। मधु, तुमने इसे बाहर क्यों खड़ा करके रखा है? जल्दी अंदर लाओ, विनोद ने खुश होते हुए कहा। विनोद का एटीट्यूड बहुत फ्रेंडली था। विनोद, यह तुम क्या कह रहे हो? इसने मुझे परेशान किया है और तुम्हें इसे घर में इनवाइट कर रहे हो? मधु शौक हो गई। वो लगातार आहन को कोसती रही। चुप रहो मधु, विनोद ने गुस्से में कहा। आहन अभी मनाली में आया है, वो तुम्हें जानता भी नहीं है, वो कैसे तुम्हें परेशान कर सकता है? विनोद ने कहा। उसे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उनके बहुत। मधु बहुत हड़बड़ा गई। विनोद, तुम शांत हो जाओ, मैं इसे अंदर लेकर आती हूँ, मधु ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि विनोद की तबीयत और ख़राब हो जाए। फिर उसने आहन को देखा और कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो अंदर। आहन ने मधु को अपनी आंखें छोटी करके घूरा और फिर चुपचाप उसके पीछे चला गया। इस वक्त विनोद भी नीचे आ गया था। उसने आहन को इशारा करते हुए कहा, आओ आहन, बैठो। अंकल, मैं बैठूंगा नहीं, जिस काम से मैं आया था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, आहन ने बहुत काल्मली कहा। काम? कैसा काम? विनोद ने पूछा और आहन को देखने लगा। आहन विनोद को कुछ बताना नहीं चाहता था। विनोद को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी। उसने मधु और ओजस की तरफ देखा और समझ गया कि इन माँ बेटे की वजह से कुछ हुआ है। मधु, ओजस, मुझे सच बताओ कि आखिर बात क्या है, विनोद ने कहा। मधु ने अपने दांत पीसे और ओजस की बताई हुई बात विनोद को बता दी। उसने सोचा कि यह सब सुनने के बाद विनोद आहन पर गुस्सा करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। विनोद का चेहरा उदास हो गया और वो भी मधु और ओजस की वजह से। मधु का दिल बैठ गया। विनोद, मधु, मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए थे और तुमने ओजस को सिर्फ 1,50,000 ही दिए, विनोद ने पूछा। 3 लाख? ओजस हैरान हो गया। जब मधु ने उसे जेट लाने के लिए कहा था तब उसने साथ में यह भी कहा था कि जेट 2 लाख का है, पर विनोद ने सिर्फ 1,50,000 ही दिए हैं, तो उसे 50,000 की बार्गेनिंग करनी होगी। आहन की शक्ल पर भी अजीब सा एक्सप्रेशन था। यह फैमिली बहुत अजीब थी। मधु ने 3 लाख लिए पर दिए सिर्फ 1,50,000। वहीं ओजस ने 1,50,000 की जगह आहन के सामने सिर्फ 20,000 दिए थे। दोनों माँ बेटे एक जैसे ही थे, लालची।
मधु ने जब नजरें झुका ली थी और बिल्कुल शांत हो गई थी। कुछ बोलो, विनोद ने तेज आवाज में कहा। मैं क्या बोलूं? मधु ने कहा। यह सिचुएशन अब तुम ही समझा सकती हो, विनोद ने कहा। तो क्या हुआ अगर मैंने इसे 1,50,000 दिए तो? शेखर ने तुम्हें 2 लाख दिए थे। अगर हम 50,000 कम दे देंगे तो उन पर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इसमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मधु ने खुद को संभालते हुए कहा। चुप रहो, विनोद जोर से चिल्लाया। मधु के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उधार का हिसाब ऐसे नहीं होता है। मैंने शेखर से रुपए 10 साल पहले लिए थे। उस वक्त 2 लाख बहुत बड़ी रकम थी। अगर उस वक्त शेखर ने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हम ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जी रहे होते। तुम जानती हो हमारा बिजनेस कितना लॉस में था। शेखर को मैं 3 लाख तो क्या 30 लाख दूं तो भी कम है, विनोद ने कहा। उनका हर शब्द सही और सच्चा था। विनोद की बातों से मधु का दिल जोर से धड़कने लगा। ओजस और कीर्ति भी शर्मिंदा थे और अपना सिर झुकाकर खड़े थे। विनोद ने बहुत बार उन्हें अपने परिवार की हिस्ट्री के बारे में बताया था। आर्मी से रिटायर होने के बाद शेखर और विनोद ने पार्टनरशिप में काम शुरू किया। उनका बिजनेस चल नहीं पाया और उन्हें काफ़ी नुकसान हो गया। तब शेखर ने वापस शिमला आने का फैसला किया, पर विनोद बिजनेस में और मेहनत करना चाहता था, इसीलिए उसने शेखर से पैसे उधार मांगे। विनोद ने ज़्यादा पैसे नहीं मांगे थे, पर फिर भी शेखर ने उसे 2 लाख दिए थे। विनोद बहुत भावुक हो गया था और उसने शेखर को जेड दिया और उससे वादा किया कि वो उसके पैसे 10 गुना करके लौटा देगा। दोनों दोस्त बहुत इमोशनल हो गए। कुछ समय बाद विनोद का बिजनेस बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमाने लगा, पर वो काम में इतना बिजी हो गया कि वो शेखर के पैसे लौटा नहीं पाया। अब जब वो काम से फ्री हो गया था तो उसकी हेल्थ उसका साथ नहीं दे रही थी। शेखर और विनोद भले ही कुछ वक्त से एक दूसरे से मिले नहीं थे, पर वो फ़ोन पे एक दूसरे से अक्सर बात करते थे। जब विनोद को पता चला कि आहन मनाली आ रहा है, तब उसने पैसे देकर जेड लेने का फैसला किया। सारी गलती मेरी है। जेड लेने मुझे खुद आना चाहिए था। मधु और ओजस पर भरोसा करके मैंने गलती कर दी, विनोद ने कहा। डैड प्लीज ऐसा मत बोलो, ओजस ने कहा। तुमने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है बेटा, विनोद ने कहा। वो अपने बेटे और पत्नी से बहुत नाराज था। मेरे और आहन के बीच में गलतफहमी हो गई, ओजस ने कहा। कैसी गलतफहमी, विनोद ने कहा। विनोद की आंखों में शर्म और नफरत थी। ओजस भले ही कैसा भी था, पर वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। उनको ऐसे शर्मिंदा देखकर ओजस अपने घुटनों पर बैठ गया और रोने लगा। डैड मैंने आपका दिल दुखाया है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कसिनो में मैं बहुत सारे पैसे हार चुका था, इसीलिए मैंने आपसे और मॉम से झूठ बोला। अगर मैं उनके पैसे नहीं लौटाता तो वो मुझे बहुत मारते, ओजस ने कहा। तुमने आहन को कितना अमाउंट वापस किया था, विनोद ने पूछा। ओजस झूठ बोलना चाहता था, पर विनोद की आंखें देखकर वो झूठ नहीं बोल पाया और कहा 20,000। इतने में विनोद ने ओजस को खींचकर थप्पड़ मारा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, विनोद ने गुस्से में कहा। विनोद को इतना गुस्सा आ रहा था कि तेज सांस लेने की वजह से उसकी छाती फूल रही थी। अंकल शांत हो जाइए। डैड प्लीज कम डाउन, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कीर्ति और अश्विन ने विनोद को शांत करने की कोशिश की। विनोद को लगातार बहुत गुस्सा आ रहा था और वो खांस रहा था। डैड प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ओजस रोने लगा। आहन अपने इस फैसले पर बहुत पछता रहा था। उसे नहीं पता था कि आहन को 20,000 देने पर उसके घर में इतना हंगामा हो जाएगा। उसे लगा कि आहन वहाँ से चला जाएगा और यह बात वहीं दब जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आहन घर तक आ गया था और विनोद भी उसका साथ नहीं दे रहा था। स्टूपिड, नालायक, तुम हमारे घर की अमानत हमारा जेड कसिनो में हार कर आ गए और अब मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। और क्या क्या कसिनो में हारोगे यह अभी बता दो, विनोद ने कहा। अंकल कसिनो में मेरी पहचान है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका जेड वापस ले आऊँगा, अश्विन ने कहा। अश्विन विनोद को इम्प्रेस करना चाहता था। ओजस को नीचा दिखाने के लिए उसने अपने कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। डैड अश्विन वो जेड ले आएगा, अब तो शांत हो जाइए, कीर्ति ने कहा। फिर उसने आहन को देखा और मन में सोचा, कितना घटिया आदमी है, 20,000 के लिए यहाँ तक आ गया। वैसे भी एक घर जमाई से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। यूजलेस फटीचर। कीर्ति की आंखों में आहन के लिए घृणा थी। सबके शांत करवाने पर विनोद अब शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और ओजस से कहा, मेरी इज्जत को तुमने अच्छे से उछाल दिया आज। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, आहन से माफ़ी मांगो। यह सुनकर ओजस के चेहरे का रंग उड़ गया। वो किसी के सामने भला कैसे झुक सकता था।
सॉरी आहान, मुझे आपकी ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ओजस ने कहा। ओजस यह बात सिर्फ विनोद का मन रखने के लिए कह रहा था। दिल से वो आहन से सिर्फ नफरत करता था। आहन भी यह बात समझ गया था, पर विनोद का इतना अच्छा नेचर देखकर वो उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता था। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, आहन ने कहा। अगली बार आएगा ही नहीं, ओजस ने आहन को घूरते हुए कहा। इस बात का मतलब क्या था, वो सिर्फ ओजस जानता था। आहन, तुम्हारे विनोद अंकल से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था। अगर मैं खुद आता तो यह सब नहीं होता, विनोद ने कहा। अंकल, आप ऐसा मत कहिए। मैं देख सकता हूँ कि आप कितना बीमार हैं। इस वक्त आपका अपना ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है, आहन ने कहा। अगर मैं स्टेशन आ जाता तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, विनोद ने कहा। अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अपने पापा का काम करने में कैसी तकलीफ? अब आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आहन ने कहा। मधु, जाओ रूम से 5 लाख ले आओ, विनोद ने ऑर्डर दिया। 5 लाख रुपए? मधु ने चौंकते हुए कहा। पापा इस फटीचर को इतने पैसे क्यों देना चाहते हैं? ओजस ने मन में सोचा। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और पैसे लेकर आओ, विनोद ने गुस्से में कहा। जब उसने देखा कि मधु अभी तक वहीं खड़ी थी, मधु को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो विनोद की बात टाल नहीं सकती थी। अंकल, यह बहुत ज़्यादा है। पापा ने आपको 2 लाख दिए थे, तो आप उसके बदले 5 लाख क्यों दे रहे हैं? मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। 2 लाख काफ़ी हैं, आहन ने धीरे से कहा। आहन, 5 लाख ज़्यादा नहीं है। अगर शेखर ने जो पैसे मुझे दिए थे वो बैंक में डाले होते तो उसे बहुत इंटरेस्ट मिलता। वो 5 लाख से भी ज़्यादा होता। ऊपर से मनाली आने के बाद तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 5 लाख ज़्यादा नहीं, बल्कि बहुत कम है, विनोद ने कहा। उसने आहन को मना करने का एक भी मौका नहीं दिया था। आहन चुपचाप विनोद की बात मान गया। कुछ देर बाद मधु एक पैकेट में पैसे लेकर आई और उसने वो विनोद को दे दिए। यह लो आहन, इसे शेखर को दे देना और कहना कि मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, विनोद ने कहा। ओके अंकल, थैंक यू, आहन ने कहा। अब मैं चलता हूँ, आहन ने कहा और जाने के लिए तैयार हुआ। आहन, इतनी जल्दी क्या है जाने की? आज डिनर हमारे साथ करके जाओ। मेरे पास कुछ खास तुम्हें देने के लिए है नहीं। कम से कम डिनर तो तुम हमारे साथ कर ही सकते हो। हमारी कुक बहुत अच्छा खाना बनाती है, विनोद ने कहा। यह बात सुनकर मधु, ओजस और कीर्ति का मुंह बन गया। वो नहीं चाहते थे कि आहन वहाँ एक पल के लिए भी रुके। आहन भी मना करना चाहता था, पर जैसे ही उसने उन तीनों की शक्ल देखी तब उसने कहा, ठीक है अंकल, मैं डिनर के लिए रुक जाऊंगा, आहन ने कहा और मुस्कुराने लगा। उसने मन में सोचा, तुम लोग मुझसे नफरत करते हो ना? अब देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। अब तो मैं डिनर करके ही जाऊंगा। आहन, अब तो मैटर सॉल्व हो गया है। अब तो बैठ जाओ, विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा। जी अंकल, आहन ने कहा और सोफे पर बैठ गया। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। विनोद ने आहन से शेखर और यामिनी के बारे में पूछा, फिर उसने सनाया के बारे में पूछा। विनोद जानता था कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया है। आहन, तुम और सनाया ठीक हो? विनोद ने पूछा। हाँ, आहन ने कहा। जब मैं आखिरी बार सनाया से मिला था तो वह बहुत छोटी थी। उस वक्त वह बहुत क्यूट और शरारती थी। आज तो वह बहुत खूबसूरत हो गई है। मनाली शिमला में उसकी सुंदरता के बहुत चर्चे हैं, विनोद ने कहा। हाँ, सनाया बहुत सुंदर है, आहन ने कहा और उसके बारे में सोचने लगा। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, विनोद ने कहा। पर होनी को कौन टाल सकता है, विनोद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आहन ने विनोद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आहन, शेखर बता रहा था कि तुम दोनों के डिवोर्स लेने के अपने कारण हैं। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि क्या कारण है, क्योंकि शायद मैं समझ ना पाऊँ, पर मैं तुमसे यह जरूर कहूँगा कि शेखर तुम्हें अपना बेटा ही मानता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम पर बहुत भरोसा भी करता है। तभी तो उसने तुम्हें यह जेड दे दिया, विनोद ने कहा। विनोद और शेखर अक्सर फ़ोन पर अपना सुख दुख बांटा करते थे। अगर हो सके तो तुम और सनाया फिर से जल्दी एक हो जाना, विनोद ने कहा। जी अंकल, मैं पापा की फीलिंग समझता हूँ, आहन ने कहा। तुम इस बार मनाली में कितने दिनों के लिए हो, विनोद ने पूछा। इस वक्त तो मुझे नहीं पता, आहन ने कहा। वो नहीं जानता था कि उसे यहाँ का काम खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। अतुल की मदद करने के लिए उसे सेक्रेड फ्लेम ग्रुप से भी डील करना था। तुम्हें यहाँ जॉब मिल गई, विनोद ने पूछा। नहीं, आहन ने कहा। आहन को बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि कहीं विनोद को ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो यहाँ पर जॉब ढूंढने आया था। तुम अब जॉब ढूंढना बंद कर दो, मेरी कंपनी में चले जाओ। वहाँ परचेज डिपार्टमेंट का डिप्टी मैनेजर की ज़रूरत है।
तो तुम वहाँ पर काम कर सकते हो, विनोद ने कहा। लिविंग रूम में सन्नाटा हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। ओजस और कीर्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि विनोद किसी अनजान लड़के को कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट का डिप्टी मैनेजर बना रहे थे। इससे पहले कोई भी कुछ भी बोल पाता, मधु ने कहा। हरगिज नहीं। क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है, विनोद ने कहा। यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? तुम इसके साथ इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो, मधु ने कहा। मेरी कंपनी है तो फैसला भी मेरा होगा, विनोद ने कहा। मेरा भतीजा जब जॉब मांगने आया था तब तो तुमने मना कर दिया था। अब यह जो आज आया है उसे तुम जॉब दे रहे हो। इसे ट्रेड के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अगर इसकी वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो गया तो, मधु लगातार बोल रही थी। विनोद का मुंह बिगड़ गया। उसे नहीं लगा था कि आहन को जॉब देने की बात से मधु इतना चिढ़ जाएगी। मधु, तुम अपने भतीजे को जानती हो ना, वो हमारे बेटे की तरह ही सट्टेबाज है। अगर मैं उसे मैनेजर बना देता तो कुछ ही दिनों में वो हमारी कंपनी बर्बाद कर देता, विनोद ने कहा। वो कंपनी बर्बाद कर देगा और यह कंपनी आबाद कर देगा, मधु ने आहन की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे ऐसे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हारा यह फैसला गलत है, मधु ने कहा। मधु की बात सही थी। आहन को इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अगर वो उसे यह जॉब दे देगा तो फिर सबको लगेगा कि शेखर के साथ उसके रिश्ते की वजह से उसने आहन को जॉब दे दी। फिर सब उसे नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। विनोद की परेशान शक्ल देखकर आहन को बहुत अजीब लग रहा था। आहन मनाली में जॉब ढूंढने आया ही नहीं था। यह तो बस विनोद ने अंदाजा लगाया था। जब उन्हें लग रहा था कि वो आहन की मदद नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्हें बुरा लग रहा था। जब आहन खुद मना करने वाला था तभी अश्विन ने कहा, ब्रदर आहन, तुम मेरी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? हमारी कंपनी अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में नए लोग हायर कर रही है। मैं HR डिपार्टमेंट में बात कर सकता हूँ। विनोद को अश्विन कुछ खास पसंद नहीं था। वो कीर्ति को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। अगर विनोद ने आहन के लिए अश्विन से मदद ले ली तो फिर आगे उसे कभी उसका एहसान चुकाना पड़ सकता था। विनोद कुछ सोच रहा था, पर इतने में ही मधु ने तुरंत कहा, अश्विन, जो तुम कह रहे हो वो सच है। तुम्हारी कंपनी में इसे जॉब मिल सकती है? जी आंटी, बिल्कुल मिल सकती है। मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, इसीलिए HR डिपार्टमेंट में मेरी अच्छी पहचान है। वहाँ इसे जॉब मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अश्विन ने कहा। ठीक है, फिर तो तुम्हें यह परेशानी उठानी पड़ेगी, मधु ने कहा। उसके हिसाब से आहन को काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो उसे अपनी कंपनी में नहीं लाना चाहती थी। एक बार अश्विन की कंपनी में उसकी जॉब लग गई तो फिर वो उसे रखे या निकाले, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? अश्विन ने पूछा। भले ही विनोद कम बोलता था और मधु डोमिनेटिंग थी, पर घर के मामलों में आखिरी फैसला हमेशा विनोद का ही होता था। तुम्हें तकलीफ होगी, विनोद ने कहा। अंकल, आपके काम आना मेरे लिए ऑनर की बात होगी, अश्विन ने कहा। देखा, अश्विन को बात करने की कितनी तमीज है, मधु ने आहन को कहा। फिर उसने अश्विन से कहा, बेटा, इसे कोई बहुत अच्छी पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी छोटी मोटी पोजीशन दे देना जिससे इसका घर का काम चल जाए, मधु ने कहा। आंटी, आहन में बहुत काबिलियत है, पर हमारी कंपनी का रूल है, किसी भी नए एम्प्लॉय को बेसिक से शुरू करना पड़ता है। आहन को भी वही करना पड़ेगा। इसकी सैलरी करीब 5,000 रुपये होगी, अश्विन ने कहा। विनोद को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। इस शहर में इतने पैसों से घर नहीं चल सकता था। विनोद को ऐसे देखकर अश्विन ने कहा, अंकल, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही वक्त में इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, आहन, तुम्हारा क्या कहना है, विनोद ने पूछा। आहन को बहुत अजीब लग रहा था। सब बात हो जाने के बाद उसकी राय ली जा रही थी। उसने मन में सोचा, मुझे पूछना याद आ गया सबको। वैसे मैं यहाँ जॉब के लिए नहीं आया था, पर अगर मुझे जॉब मिल गई तो मेरे लिए यहाँ रहना आसान तो हो जाएगा। वैसे अंकल भी मेरी दिल से मदद करना चाहते हैं। अगर इतना सब हो जाने के बाद मैंने मना किया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जी अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आहन ने कहा। आहन ने सोचा, एक लो प्रोफाइल जॉब के साथ उसका यहाँ रहना किसी को पता नहीं चलेगा। ग्रेट, कल सुबह ऑफिस आ जाना, मैं HR डिपार्टमेंट में बात कर लूँगा, अश्विन ने कहा। आहन ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि मधु और अश्विन के दिमाग में क्या चल रहा था, पर वो कुछ करने के मूड में नहीं था। उनके लिए आहन बस नालायक घर जमाई था। टेबल रेडी है, कुक ने कहा। चलो आहन, डिनर करते हैं, विनोद ने कहा। डिनर करने के बाद जब आहन उनके घर से निकला तब तक देर हो चुकी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा और फिर शेखर को कॉल किया। हेलो, शेखर ने कहा। पापा, मैं विनोद अंकल से मिल लिया। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, आप टेंशन मत लेना,
आहन ने कहा। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना, शेखर ने कहा और फ़ोन रख दिया। जब आहन ने अपने मैसेज को चेक किया तब अतुल का मैसेज आया हुआ था। उसका रूम शिमला के 5 स्टार होटल पैराडाइज होम में बुक किया हुआ था। जैसे ही आहन होटल जाने के लिए टैक्सी को बुलाने लगा, उसके फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन पर कल्पना रायजादा का नाम फ्लैश हो रहा था। कल्पना रायजादा ने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया है? आहन ने सोचते हुए फ़ोन उठाया। हेलो, आहन ने कहा। कहाँ हो तुम? कल्पना ने पूछा। मनाली में, आहन ने कहा। वो मैं जानती हूँ, मनाली तुम एग्जैक्टली कहाँ हो? कल्पना ने पूछा। किसी काम से हारमनी अपार्टमेंट आया था, अब होटल जा रहा हूँ। आप यह बताइए, आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया? आहन ने पूछा। तुम जानते हो, 2 ग्रुप्स तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। जब से तुम स्टेशन से निकले हो तब से वो तुम्हारी हर हरकत को ट्रैक कर रहे हैं, कल्पना ने पूछा। हाँ मैं जानता हूँ, आहन ने कहा। उसने नोटिस किया था कि 2 अलग अलग ग्रुप दोपहर से ही उसके पास ही थे। तुम जानते हो, फिर भी तुम खुले सांड की तरह घूम रहे हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? स्टे सेफ आहन, यहाँ कोई नया बखेड़ा खड़ा मत करना, कल्पना ने उसे वार्न करते हुए कहा। वैसे क्या तुम्हें पता है वो लोग कौन है? कल्पना ने पूछा। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे अंदाजा है कि वो लोग कौन हो सकते हैं, आहन ने कहा। जब से आहन ने गीत कपूर को बचाया था, लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। वो जानता था कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो गीत कपूर और जो दो लोग गीत पर अटैक करने आए थे उनके लोग थे। आहन, क्या तुम जानते हो तुमने किसकी जान बचाई थी? कल्पना ने पूछा। नहीं, मैं उसे नहीं जानता, आहन ने कहा। आहन को सिर्फ इतना पता था कि गीत बहुत बड़ी फिल्म सुपरस्टार थी। इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानता था। पर गीत को देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो कपूर फैमिली से है, कल्पना ने कहा। कल्पना ने कपूर फैमिली पर बहुत जोर दिया था। आहन कंफ्यूज हो गया। कहीं यह वही कपूर फैमिली तो नहीं है जिसके बारे में आहन सोच रहा था? अब डर लगा? कल्पना ने पूछा। आहन ने गहरी सांस ली पर फिर कुछ नहीं कहा। आहन कपूर फैमिली के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। तुम्हारा सही है आहन, सनाया से डिवोर्स होते ही गीत मिल गई तुम्हें। अब तुम कहीं कपूर फैमिली के घर जमाई बनने के सपने तो नहीं देख रहे? कल्पना ने कहा और हंसने लगी। हो गया आपका? आहन ने कहा। ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इस काम के लिए फ़ोन नहीं किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। पहले कौन सी सुनाऊं? कल्पना ने पूछा। गुड न्यूज़, आहन ने कहा। गुड न्यूज़ यह है कि तुम्हारी प्यारी वाइफ, सॉरी एक्स वाइफ, मनाली पहुंच गई है। मेरे लोग उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कल तक उसे मैं अपनी एक कंपनी को सीईओ बना दूंगी और वो यहाँ आराम से रह पाएगी, कल्पना ने कहा। थैंक यू। अब बताइए बैड न्यूज़ क्या है? आहन ने पूछा। तुम सच में जानना चाहते हो? कल्पना ने पूछा। हाँ, जो भी बात है साफ साफ बताओ, आहन ने कहा। जब तक सनाया ठीक थी तब तक उसे किसी भी बुरी खबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, आज दोपहर में रायजादा फैमिली में मीटिंग हुई थी। तुमने जो अनन्या के साथ किया उसके बाद यह पहली मीटिंग थी। मीटिंग का मेन पॉइंट यह था कि तुम्हें रायजादा इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी रखना है या नहीं, कल्पना ने कहा। और फाइनल यह हुआ था कि मैं उत्तराधिकारी तो रहूँगा, पर अब से रायजादा फैमिली के कोई भी रिसोर्सेज मैं यूज नहीं कर सकता, आहन ने कहा। तुम इस सब के बारे में जानते हो? कल्पना ने सरप्राइज होते हुए कहा। कल्पना इतना सरप्राइज इसलिए थी क्योंकि आहन कभी भी कोर फैमिली मेम्बर्स की मीटिंग में नहीं आया था। रायजादा फैमिली के 13 हिस्से थे। सब अपने परिवार में से एक इंसान को हेड बनाते हैं और सब छोटे बड़े मामलों में मिलकर फैसला लेते हैं। बहुत सालों से पूरी रायजादा फैमिली का हेड सिर्फ एक ही था, आदित्य रायजादा। यह बात आहन जानता था। आज आहन सिर्फ आदित्य की वजह से जिंदा था, वरना रायजादा फैमिली का हेयर बनने के बाद रायजादा फैमिली के बाकी लोग उसे मार देते। अब क्योंकि आहन ने अनन्या की यह हालत कर दी थी तो सब डर गए थे। आहन किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता था। वो आहन को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला तो नहीं बदलवा पाए, पर उन्होंने आहन को रायजादा फैमिली के रिसोर्सेज यूज करने से मना करवा दिया था। अब आपको कुछ कहना है? कल्पना ने पूछा। आहन सिर्फ नाम के लिए रायजादा फैमिली का मेंबर था, बाकी उसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। अब वो एक पैसा भी इधर उधर नहीं कर सकता था जब तक आदित्य फिर से अपना फैसला नहीं बदल देता। कहना क्या है, मुझे पहले भी रायजादा फैमिली से कोई उम्मीद नहीं थी, आहन ने कहा। आहन को अपने परिवार से कोई मतलब नहीं था। अगर उसे मतलब होता तो वो तभी मनाली लौट चुका होता जब उसे आदित्य ने उत्तराधिकारी बनाया था। तुम्हारी यह बात सुनकर रायजादा परिवार के एक आदमी की याद आ गई। तुम बिल्कुल उसकी तरह ही हो।
उसे भी तुम्हारी तरह इस परिवार से कोई उम्मीद नहीं थी। कल्पना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? आहन को कल्पना की बात समझ नहीं आई। जितना आहन जानता था, सबको रायजादा नाम यूज करने की आदत थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो इस परिवार से उम्मीद नहीं रखता था। एक आदमी था जो बहुत साल पहले यह परिवार छोड़कर चला गया था। कल्पना ने कहा, रायजादा परिवार एक उलझी हुई गुत्थी है। तुम्हें जब लगेगा कि यह थोड़ी सुलझ रही है, तब यह गांठ ऐसी आएगी जो सब कुछ और उलझा देगी। कल्पना ने आहन को समझाया। आहन सोचने लगा, यह आदमी कौन है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और कल्पना रायजादा बार बार मुझे उस आदमी से कंपेयर क्यों कर रही है। आहन बहुत कंफ्यूज था। आखिर यह आदमी कौन था? इसीलिए मैं इस गुत्थी से दूर ही ठीक हूँ। फाइनली आहन ने कल्पना से कहा, आहन अब मैं तुम्हें एक आखिरी खबर देती हूँ। कल्पना ने कहा, अभी भी कुछ बाकी है? आहन ने कहा, हाँ, आदित्य इस वक्त बहुत परेशान है। उन्हें इस फेज से बाहर आने में वक्त लगेगा, पर जब भी वो बाहर आएंगे, पूरा रायजादा परिवार चाहेगा कि वो तुम्हें हेयर की पोजीशन से हटा दे। एक बार तुम हेयर की पोजीशन से हट गए, फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। कल्पना ने कहा, मैं जानता हूँ उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, आहन ने कहा और फ़ोन रख दिया। आहन जानता था एक बार वो रायजादा इंडस्ट्री के सक्सेसर की पोजीशन से हट गया तो फिर उसकी किस्मत में बस मौत होगी। आहन के पास सब कुछ कंट्रोल में लाने का तब तक का वक्त था जब तक आदित्य ठीक नहीं हो जाता। इसके बाद आहन होटल की तरफ गया। जब वो वहाँ पहुँचा तब देवांश उसका लॉबी में इंतजार कर रहा था। आहन को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गया और बोला, यंग मास्टर, आपका मैटर सॉल्व हो गया? हाँ, अतुल कहाँ है? आहन ने पूछा। वो ऊपर रूम में है, कोई आया हुआ है जिनके साथ वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, देवांश ने कहा। आहन को थोड़ी सी हैरानी हुई। अतुल हमेशा से गैंगटॉक में रहा था और उसकी वहाँ बहुत पहचान थी। आहन नहीं जानता था कि वो मनाली में भी किसी को जानता है। अतुल यहाँ भी किसी को जानता है? आहन ने पूछा। हाँ, जो उनसे मिलने आए हैं उनका बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल लग रहा है, देवांश ने कहा। देवांश हमेशा अतुल के साथ रहा और जगह जगह घूमता था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मिला था, इसीलिए उसकी लोगों की अच्छी परख थी। अच्छा, कैसा बैकग्राउंड है उनका? आहन ने पूछा। वॉर अलायंस, देवांश ने तुरंत कहा। आहन हैरान हो गया। मार्शल आर्ट अलायंस के बाद अगर कोई अलायंस थी जो शिमला में और उसके आसपास बहुत पॉपुलर थी, तो वो वॉर अलायंस थी। आहन समझ गया था कि उस आदमी का बैकग्राउंड सच में बहुत पावरफुल था। गुरुजी को यहाँ यही लोग लाए थे। इन्होंने ही हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात की थी और इनके कहने पर ही डॉक्टर मुकेश ने गुरुजी के ट्रीटमेंट के लिए अपनी टीम तैयार की थी, देवांश ने आहन को बताया। जब आहन को समझ आ रहा था कि डॉक्टर मुकेश के ट्रीटमेंट को लेकर इतना सीरियस क्यों थे, डॉक्टर अनुभव भी वहाँ इसीलिए आए थे क्योंकि अतुल को वहाँ वॉर अलायंस के लोगों की रेफरेंस से लाया गया था। अच्छा, मैं ऊपर रूम में जा सकता हूँ? आहन ने पूछा। हाँ यंग मास्टर, मुझे गुरुजी ने नीचे इसीलिए भेजा था ताकि मैं आपको ऊपर जाने के लिए बता दूँ, देवांश ने कहा। अच्छा, फिर जल्दी चलो, आहन ने कहा। दोनों अतुल के रूम के बाहर पहुँचे और डोर नॉक किया। अंदर आ जाओ, अतुल ने कहा। इस वक्त अतुल सोफे पर बैठकर सिगार पी रहा था और उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी सूट पहने हुए बैठा हुआ था। उसकी मसल्स उसके कोट से साफ नजर आ रहे थे। वो आहन को बहुत खतरनाक नज़र से देख रहा था। उस आदमी को भी आहन के रूम में आते ही एक पावरफुल ओरा का एहसास हो रहा था। दोनों लगातार एक दूसरे को घूर रहे थे। अतुल अंकल, यह कौन है? उस आदमी ने पूछा। उसे बहुत अजीब लग रहा था कि किसी यंग लड़के के आने की वजह से ओरा इतना टेंस कैसे हो सकता था। यह मेरा छोटा भाई आहन है, अतुल ने कहा। भाई? उस आदमी को बहुत अजीब लगा। अतुल उम्र में काफ़ी बड़ा था, उसका इतना छोटा भाई होना थोड़ा अजीब था। वो आदमी सोच रहा था कि वो आहन को क्या बुलाएगा। आहन ने उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन देख लिया था, इसीलिए उसने अतुल से कहा, अतुल, यह कौन है? लगता है बुढ़ापा आ रहा है और मैं सठिया रहा हूँ। दोनों तरफ से इंट्रोडक्शन करवाना तो मैं भूल ही गया। आहन, यह रक्षित भाटिया है, तुम इसे जो चाहो वो बुला सकते हो, अतुल ने कहा और मुस्कुराने लगा। रक्षित नाराज हो गया। वो वॉर अलायंस का बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर था और अतुल उसके बारे में एक 26 साल के लड़के के सामने ऐसे बोल रहा था। आहन ने अतुल की बात को अनसुना किया और रक्षित की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं आपको मिस्टर रक्षित बुलाऊंगा। आहन ने देख लिया था कि अतुल की बात सुनकर रक्षित अनकंफर्टेबल हो रहा था। और रही आपकी बात, तो आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं, आहन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको आहन ही बुलाऊंगा।
रक्षित ने कहा और आहन से खड़े होकर हाथ मिलाया। रक्षित का यह करना बहुत बड़ी बात थी। वो ऐसे ही किसी को भाव नहीं देता था, क्योंकि उसकी नज़र में वो बहुत इलीट आदमी था और आहन बहुत ही साधारण लग रहा था। वो भले ही अतुल का भाई था, पर रक्षित को लग रहा था कि उसमें इतनी ताकत नहीं होगी। रक्षित ने अपने मन की बात अपने चेहरे पर नहीं आने दी। वो जानता था कि अतुल उसके एक्सप्रेशन को समझ जाता और वो नहीं चाहता था कि अतुल को लगे कि वो उसके भाई की इज्जत नहीं करता था। तुम इस लड़के को सच में सिर्फ आहन बुलाना चाहते हो? अतुल ने आहन की तरफ इशारा करते हुए रक्षित से पूछा। अतुल की आवाज़ रूखी थी। अतुल अंकल। रक्षित सोच रहा था कि अचानक से अतुल का मूड खराब क्यों हो गया था। रक्षित, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ, पर तुम इसे सिर्फ आहन नहीं बुला सकते, अतुल ने कहा। आपके कहने का मतलब क्या है? रक्षित ने पूछा। रक्षित अपने स्टेटस को लेकर बहुत सीरियस था और वो अपने बारे में ऐसा नहीं सुन सकता था। रक्षित अतुल के ऐसे बर्ताव से थोड़ा चिढ़ गया था। अतुल ने रक्षित की बात का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे पूछा, तुम्हें लगता है ना कि आहन तुम्हारे मुकाबले कुछ नहीं है? तुम्हारी नज़र में आहन की कोई औकात नहीं है ना? अतुल अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि आहन बहुत कैपेबल है और यह एक दिन मार्शल आर्ट में बहुत बड़ा नाम बनेगा। इनका ऑरा बहुत पावरफुल है, रक्षित ने कहा। रक्षित अतुल और आहन का रिश्ता समझ गया था, इसीलिए वो आहन की तारीफें करने में नहीं चूका। अतुल रक्षित की इस बात पर हंसने लगा। रक्षित हैरान था और आहन अपनी गर्दन हिला रहा था। क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? रक्षित ने पूछा। तुम्हें लगता है कि आहन मार्शल आर्ट में बहुत बड़ा नाम बनेगा? अतुल ने पूछा। हाँ, रक्षित ने कन्फ्यूजन में जवाब दिया। पर अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये यंगेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर है, तो तुम मेरी बात मानोगे? अतुल ने पूछा। मार्शल आर्ट मास्टर? रक्षित की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अतुल अंकल, आप मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? यह आपका सबसे छोटा स्टूडेंट हो सकता है जो स्टेज 2 पर हो, पर यह मार्शल आर्ट मास्टर नहीं हो सकता, रक्षित ने कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अतुल ने पूछा। इनकी उम्र 26-27 साल से ज़्यादा नहीं है, फिर ये इस उम्र में मार्शल आर्ट मास्टर कैसे बन सकते हैं? मैं भी वॉर अलायंस में हूँ, इसीलिए यह सब अच्छे से समझता हूँ, रक्षित ने कहा। अगर आहन इतनी कम उम्र में मार्शल आर्ट मास्टर होता तो यह बात सब जगह फैली हुई होती। वार अलायंस और मार्शल आर्ट अलायंस साथ साथ काम करता था। दोनों के पास एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन होती थी, पर रक्षित ने कभी भी आहन नाम तक नहीं सुना था, इसीलिए उसे विश्वास था कि अतुल उसके साथ मजाक कर रहा है। अगर यह मार्शल आर्ट मास्टर हुआ तो तुम क्या करोगे? अतुल ने पूछा। अंकल, मैं क्या करूँगा क्या नहीं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है। रक्षित अपनी बात पर अड़ा रहा। मुमकिन नामुमकिन की बातें छोड़ो, अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे यह बताओ। अतुल भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो रक्षित को चिढ़ा रहा था। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अतुल के बार बार प्रोवोक करने के बाद रक्षित ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं आगे से आहन की हर बात मानूंगा और उनका हमेशा साथ दूंगा। वो बोले ईस्ट तो ईस्ट, वो बोले वेस्ट तो वेस्ट, रक्षित ने कहा। रक्षित भी अब झंझला गया था। ठीक है, अगर तुम यह कह रहे हो तो इसे याद भी रखना। फ्यूचर में कभी अगर आहन को तुम्हारी ज़रूरत हुई तो तुम उसकी मदद ज़रूर करोगे, अतुल ने कहा। अतुल के चेहरे की मुस्कान देखकर लग रहा था कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया था। अतुल अंकल, कुछ भी हो जाए मैं अपनी जुबान से मुकरूंगा नहीं, रक्षित ने कहा। अब तक वो समझ नहीं पाया था कि अतुल ने उसे अपने जाल में फंसाया था। अगर वॉर अलायंस आहन के साथ होगा तो फ्यूचर में उसे उनसे बहुत मदद मिलेगी। अतुल, तुम बच्चे हो क्या? आहन ने कहा। आहन जानता था कि अतुल उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसे किसी शरीफ इंसान का परेशान करना आहन को अच्छा नहीं लग रहा था। मिस्टर रक्षित, आप इनकी बात मत सुनिए। मैं कोई मार्शल आर्ट मास्टर नहीं हूँ, मैं तो बस मार्शल आर्ट के स्टेज 1 पर हूँ, आहन ने झूठ बोला। स्टेज 1? तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? अगर तुम मार्शल आर्ट के स्टेज 1 पर हो तो मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ ही नहीं, अतुल ने कहा। रक्षित, तुम इसकी बात बिल्कुल मत मानना, यह झूठ बोल रहा है। यह सबसे कम उम्र मास्टर है। इतना ही नहीं, इसके टीचर को तुम जानते हो। यह वॉर अलायंस उनकी वजह से ही है, अतुल ने रक्षित की तरफ देखते हुए कहा।
वॉर अलायंस उनकी वजह से ही है। यह सुनकर रक्षित को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो सोचने लगा कि कहीं अतुल मजाक तो नहीं कर रहा। यह साधारण सा दिखने वाला आदमी नारायण का स्टूडेंट था। नारायण मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर थे। उनके होते हुए कोई भी मार्शल आर्ट में गलत काम नहीं कर सकता था। उन्होंने किसी भी दुश्मन को मार्शल आर्ट अलायंस के साथ धोखा नहीं करने दिया था। बहुत सालों तक सबकी रक्षा करने के बाद उन्होंने ही वॉर अलायंस बनाया था और वो उसके हेड थे। नारायण ने 10 साल तक सबको प्रोटेक्ट किया। जिसने भी बोर्ड पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी वो जिंदा नहीं बचा था। नारायण मार्शल आर्ट के भगवान माने जाते थे। क्या सच में आहन ग्रैंड मास्टर नारायण का स्टूडेंट है? हो भी सकता है। अतुल अंकल मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात है ही नहीं। मेरा और अंकल का रिश्ता भी ऐसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात मुझसे मजाक में कहे। शायद आहन ग्रैंड मास्टर नारायण का स्टूडेंट है, तभी तो उसके रूम में आते ही यहाँ का ओरा बदल गया था। रक्षित सब कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सब कुछ मन में सोच रहा था। यह सोचते सोचते रक्षित अपने घुटने टेक कर जमीन पर रिस्पेक्टफुली बैठ गया। मास्टर आहन, मैं आपके सामने सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, रक्षित ने कहा। अतुल और आहन यह देखकर हैरान थे। मिस्टर रक्षित, यह आप क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए प्लीज, आहन ने कहा। आहन ने तुरंत रक्षित को उठाया। वो रक्षित के इस जेस्चर से बहुत प्रभावित हो गया था। उसने रक्षित के बहुत सारे गेस्चर्स के बारे में सोचा था, पर वो ऐसा करेगा आहन ने नहीं सोचा था। जब आहन रक्षित को उठा रहा था तब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो देखकर आहन समझ गया था कि यह सब उसके लिए, उसके गुरु नारायण के लिए था। रक्षित नारायण की बहुत इज्जत करता था और यह उसके बर्ताव से साफ पता चल रहा था। आहन नारायण का स्टूडेंट था, इसीलिए रक्षित के मन में उसके लिए भी इज्जत थी। आहन के मन में भी दो लोगों के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। एक अपने गुरु नारायण के लिए। आहन सोच भी नहीं पा रहा था कि नारायण ने मार्शल आर्ट में कितनी इज्जत हासिल की है। आज उनकी वजह से आहन की इतनी इज्जत थी क्योंकि वो उनका स्टूडेंट था। आज आहन के पास जो भी कुछ था नारायण की वजह से ही था। दूसरा रक्षित के लिए। रक्षित भी मार्शल आर्टिस्ट था। उसका पैशन और लॉयल्टी मार्शल आर्ट की तरह बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ नारायण का नाम सुनकर वो घुटनों पर बैठ गया था और उनके स्टूडेंट की भी वैसी रिस्पेक्ट करने लग गया था। आहन सोच रहा था कि इस तरह की लॉयल्टी उसमें कभी आ ही नहीं सकती थी। आहन, मेरा मतलब सीनियर, क्या आप सच में मार्शल आर्ट मास्टर हैं? रक्षित ने पूछा। अब उसने आहन को सीनियर बुलाना शुरू कर दिया था। उसने अब अंदाजे लगाना बंद कर दिया था और मान लिया था कि आहन ग्रैंड मास्टर नारायण का स्टूडेंट है। मिस्टर रक्षित, प्लीज मुझे सीनियर मत बुलाइए। हम दोनों का रिश्ता भाई जैसा है, आहन ने कहा। यह जानने के बाद कि आहन किसका स्टूडेंट है, रक्षित का आहन की तरफ बर्ताव बदल गया था। रक्षित नारायण की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए आहन को उन दोनों के बीच में यह दूरी अच्छी नहीं लग रही थी। और जहाँ तक बात मेरे मार्शल आर्ट मास्टर होने की है तो यह सच है। 3 महीने पहले ही मैंने सारे स्टेज पार किए हैं और मैं मार्शल आर्ट मास्टर बना हूँ, आहन ने रक्षित को सच बताया। आहन जानता था कि रक्षित भरोसे लायक है और वो ऐसे ही किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा। इसके अलावा अतुल ने सोच लिया था कि वो वॉर अलायंस को आहन के सपोर्ट में लाकर रहेगा, वरना वो यह बात कभी नहीं बताता कि आहन नारायण का स्टूडेंट है। अब रक्षित से झूठ बोलकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। सच सुनने के बाद रक्षित को कुछ देर समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक इतनी कम उम्र का आर्ट मास्टर था और उसने यह बात सीक्रेट रखी थी। रक्षित के हिसाब से इस वक्त आहन से ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रैंड मास्टर नारायण का अब कोई उत्तराधिकारी है। रक्षित ने खुद को संभालते हुए कहा। 3 साल पहले नारायण ने कहा था कि अब वो यहाँ से जा रहे हैं और सीक्रेट जिंदगी जिएंगे। उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होगा। इस वक्त उनके साथ उनका कोई भी स्टूडेंट नहीं था, इसीलिए सबको लगा था कि नारायण की लेगसी अब खत्म हो जाएगी। पर आज आहन से मिलकर रक्षित बहुत खुश था। ब्रदर रक्षित, यह बात ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी किसी को ना बताएं, इसे सीक्रेट ही रखें, आहन ने कहा। अब आहन ने रक्षित को मिस्टर रक्षित की जगह ब्रदर बुलाना शुरू कर दिया। आहन नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई बहुत फॉर्मल रिश्ता हो। मास्टर आहन, आप चिंता मत कीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि यह बात किसी को नहीं पता चलेगी। अगर ऐसा हुआ तो तुरंत मेरी मौत हो जाए, रक्षित ने कसम खाते हुए कहा। आपको कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है, आहन ने कहा। उसे अतुल की पारखी नज़र पर भरोसा था। आहन जानता था कि अतुल बिना भरोसे के आहन का राज किसी के सामने नहीं बोलेगा। रक्षित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराने लगा।
वैसे ब्रदर रक्षित, जब मैं रूम में आया था तब आप मुझे ऐसे देख रहे थे जिसे आप मुझे मार देंगे। क्या कुछ बात है जो आपको परेशान कर रही है? आहन ने पूछा। आहन जब रूम में घुसा था तब उसे बहुत अजीब लग रहा था। रक्षित की आंखें खतरनाक थी। रक्षित जैसे फाइटर का ऐसा खतरनाक ओरा होना आम बात थी, पर इस लेवल के फाइटर इसे छुपाना जानते थे। पर रक्षित यह नहीं छुपा पाया था। उसके लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अगर आहन की जगह उस वक्त कोई और होता तो वह उसके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर चुका होता। रक्षित की पत्नी और बच्चे अक्सर उसके इस गुस्से की वजह से डर जाते थे। इसीलिए रक्षित बहुत समय से अपने घर भी नहीं गया था। घर परिवार होते हुए भी उनके पास न रह पाने का दुख हमेशा सताता था। मास्टर आहन, आपने वो नोटिस कर लिया था? रक्षित को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो नहीं जानता था कि आहन इतना पावरफुल होगा। हाँ, बात क्या है? आपकी कौन सी छिपी हुई चोट परेशान कर रही है? आहन ने पूछा। आहन जानता था कि रक्षित अपना गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था। वो नारायण का स्टूडेंट था, इसीलिए उन्होंने आहन को छोटी से छोटी बात भी सिखाई थी। रक्षित ने आहन को अपनी चोट दिखाई। नाभि के थोड़ी नीचे, जहाँ पर एनर्जी का सोर्स होता है, रक्षित का वो पार्ट डैमेज था। इस पार्ट को डेंटियन कहते हैं। यह देखिए मास्टर आहन, यह वो चोट है जो मुझे परेशान कर रही है, रक्षित ने कहा। डेंटियन डैमेज होने का मतलब यह था कि रक्षित अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर सकता था, इसीलिए उसके गुस्से से सब डर जाते थे। क्या यह ठीक हो सकती है? रक्षित ने पूछा। आहन पहला इंसान था जिससे रक्षित को उम्मीद थी। उसने इतने सालों में बहुत डॉक्टर्स को दिखाया था, पर किसी के पास इसका इलाज नहीं था। कुछ ने तो यह भी कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स का मानना था कि ऐसा कोई एनर्जी का सोर्स नहीं होता। यह सब बकवास बातें हैं। हाँ, यह बिल्कुल ठीक हो सकती है, आहन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। क्या? सच में? रक्षित की आंखों में चमक थी। लोग जिस पार्ट को सच नहीं मानते थे, आहन ने कहा था कि वो ठीक हो सकता है। मार्शल आर्टिस्ट के लिए डेंटियन पूरी तरह से ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सारी एनर्जी डेंटियन की तरफ फ्लो करवाएं और फिर मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर पंच करो। देखते हैं कि तुम्हारी चोट एग्जैक्टली कहाँ पर है, आहन ने कहा। ठीक है, रक्षित ने कहा। इसके बाद उसने अपनी तकनीक यूज करके सारी एनर्जी को शरीर में फ्लो करना शुरू किया। एक बहुत ही पावरफुल ओरा ने रक्षित को घेर लिया था। फिर उसने आहन को पंच किया। पंच बहुत तेज था। अगर उसके सामने कोई दीवार होती तो वो टूट जाती, पर उसके सामने आहन था। उसने बहुत आसानी से रक्षित के पंच को अपने हाथ से रोक लिया था। आहन बहुत रिलैक्स था। अभी आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, आहन ने कहा। रक्षित को चोट लगे हुए बहुत समय हो गया था। अब उसे ठीक करने के लिए रक्षित का अपनी पूरी ताकत को यूज करना बहुत ज़रूरी था। आहन को इतना रिलैक्स देखकर रक्षित घबरा गया। आहन बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट मास्टर था, पर रक्षित भी बहुत लोगों से लड़ा था, इसीलिए उसकी ताकत भी कोई कम नहीं थी। अब रक्षित ने अपने शरीर में और एनर्जी सर्कुलेट करनी शुरू की। उसके माथे की नसें फूलने लगी और उसका बॉडी पोस्चर भी बदल गया। इस वक्त आहन ने अपनी मार्शल आर्ट एनर्जी यूज करके रक्षित की एनर्जी ट्रांसफ़र करनी शुरू की। इस वजह से रक्षित का पूरा शरीर कांपने लगा। कोई भी साधारण आदमी यह ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी सहन नहीं कर सकता था। आहन जब 15 साल का था तब नारायण ने उसके साथ ऐसा किया था। इस प्रोसेस में आहन 3 बार बेहोश हो चुका था। नारायण ने हर बार उससे कहा था कि वो जब चाहे इस प्रोसेस को मना कर सकता है, पर आहन ने ऐसा नहीं किया था। अगर वो मना कर देता तो वो नारायण का स्टूडेंट नहीं बन पाता, क्योंकि उन्हें कमज़ोर लोग मार्शल आर्ट के लायक नहीं लगते थे। आहन अब समझ गया था कि रक्षित की चोट एग्जैक्टली कहाँ थी और क्या थी। जैसी चोट थी उस हिसाब से आहन को लग रहा था कि रक्षित पास्ट में कभी ब्लैक निंजा से लड़ा था। आहन ने इसके बारे में सोचना बंद किया और अपना सारा ध्यान एनर्जी ट्रांसफ़र में लगाया। इस वक्त रक्षित के माथे पर पसीना था। वो बहुत सहजता से सारा दर्द सहन कर रहा था और प्रोसेस होने दे रहा था। 1 मिनट में रक्षित का डेंटियन ठीक हो गया था। आहन ने राहत की सांस ली और रक्षित भी बहुत खुश था। रक्षित की चोट ठीक हो गई थी। अब वो अपने गुस्से पर काबू कर सकता था और अपनी पूरी एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। मास्टर आहन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। आपकी वजह से मेरी बरसों पुरानी चोट ठीक हो गई। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं बस एक फ़ोन कर देना, रक्षित ने रिस्पेक्टफुली कहा। ब्रदर रक्षित, अगर मुझे कभी भी आपकी ज़रूरत हुई तो मैं आपको बेझिझक बुला लूँगा, आहन ने कहा और मुस्कुराने लगा। वैसे क्या आपकी लड़ाई कभी ब्लैक निंजा से हुई थी? आहन ने पूछा। नारायण ने आहन को हमेशा समझाया था कि ब्लैक निंजा बहुत पावरफुल थे। उनसे लड़ते वक्त अपने आप को उनसे ज़्यादा पावरफुल समझने की गलती नहीं करनी चाहिए।
नारायण ने आहन को ब्लैक निंजा से बचकर रहने के लिए कहा था। क्या आपका सामना कभी किसी ब्लैक निंजा से हुआ है? आहन ने पूछा। हाँ, मेरा ब्लैक निंजा से सामना हुआ है। मेरी डेंटियन में जो चोट है वो उन्हीं की वजह से है, रक्षित ने कहा। ओह, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे उस लड़ाई के बारे में और बता सकते हैं? आहन ने पूछा। आहन ब्लैक निंजा के बारे में जानना चाहता था। बिल्कुल बता सकता हूँ, रक्षित ने कहा। वॉर अलायंस आपके किसी भी मिशन के बारे में आम जनता को नहीं बता सकता था, पर आहन अलग था। आहन नारायण का आखिरी स्टूडेंट था, इसीलिए उनका उत्तराधिकारी भी था। वॉर अलायंस उसे कुछ भी बता सकता था। 5 साल पहले वॉर अलायंस हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन आई थी कि ब्लैक निंजा मनाली में आ गए हैं। वो यहाँ पर मनाली के मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को मारने आए थे। उस वक्त हमें ऑर्डर मिले थे कि हम किसी भी तरह प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करें। इतना ही नहीं, इसके साथ हमें यह भी ढूंढना था कि वो लोग कौन थे जो बहरूपिया बनकर मनाली में रह रहे थे और सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक निंजा ग्रुप को दे रहे थे। रक्षित ने पुराने दिनों को याद करते हुए एक गहरी सांस ली। वो लोग पहले से प्रेसिडेंट पर नज़र रख रहे थे। आहन ने पूछा। हाँ, पर हमारे पास ऑर्डर इतनी हड़बड़ी में आए थे कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए हमारा सारा ध्यान प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने में लग गया। इस मिशन के लिए वॉर अलायंस ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था, जिसमें से एक मैं भी था, रक्षित ने प्राउडली कहा। ऑर्डर मिलने के बाद हम 24 घंटे प्रेसिडेंट के साथ ही रहते थे। हमारी टीम ने उन्हें प्रोटेक्ट करने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। हमारे हिसाब से उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता था। इसके अलावा एसोसिएशन को पकड़ने का बहुत सॉलिड प्लान था, रक्षित ने कहा। तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं हुए? आहन ने पूछा। हमने कुछ बातें मिसकैलकुलेट कर ली। प्रेसिडेंट एक मीटिंग के लिए एक 5 स्टार होटल गए थे। हम उनके साथ ही थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और ऐसे में प्रेसिडेंट पर हमला होना बहुत आसान था। इसीलिए स्टेज 2 लेवल 2 वाले मार्शल फाइटर हमेशा उनके साथ थे और स्टेज 2 लेवल 1 वाले मार्शल फाइटर राउंड पर रहते थे, रक्षित ने कहा। इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी? आहन कंफ्यूज हो गया। दरअसल हमने प्रेसिडेंट को बाहर वालों से प्रोटेक्ट किया हुआ था। किसी फैमिली मेंबर पर हमारा शक गया ही नहीं, पर उन्हें मारने वाला उनका भतीजा ही निकला। प्रेसिडेंट की मौत तो नहीं हुई, पर वो कोमा में चले गए, रक्षित ने कहा। तो क्या उनका भतीजा ही ब्लैक निंजा ग्रुप को इन्फॉर्मेशन दे रहा था? आहन ने पूछा। हाँ, उनका भतीजा खुद एक ब्लैक निंजा था। प्रेसिडेंट पर अटैक करने के बाद वो कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। मैं उसके पीछे गया तो वो मुझे होटल के एक कमरे में मिला। मेरा सामना ब्लैक निंजा से पहली बार वहीं हुआ था। मैंने उससे बहुत देर लड़ाई की थी, पर हम उसे हराना नहीं जानते थे। उनका हर वार बहुत खतरनाक होता है। उस दिन वो भागने की जल्दी में था, इसीलिए आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन मेरे डेंटियन में चोट लगी थी, रक्षित ने कहा। ब्लैक निंजा की तकनीक हम मार्शल आर्टिस्ट से कितनी अलग और कैसी होती है? आहन ने पूछा। बहुत अलग होती है। वो हमेशा अपने साथ तलवार रखते हैं। और कैसे? बहुत खतरनाक। वो कोई भी मूव अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं करते, बल्कि सामने वाले की जान लेने के लिए करते हैं, रक्षित ने समझाया। कुछ देर के लिए रूम में बिल्कुल शांति थी। मास्टर आहन, अब जब आप मनाली में हैं तो आप बच के रहना। अगर ब्लैक निंजा ग्रुप को पता चल गया कि आप कौन हो और इस वक्त यहाँ हो तो वो आपको मारने जरूर आएंगे, रक्षित ने कहा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, आहन ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा। उसने कभी किसी ब्लैक निंजा ग्रुप के मेंबर को चोट नहीं पहुंचाई थी, फिर वो उसे मारने क्यों भला आएंगे? मार्शल आर्ट अलायंस और ब्लैक निंजा ग्रुप में डिफरेंस का कारण ग्रैंड मास्टर नारायण है, रक्षित ने कहा। क्या? आहन हैरान था। हाँ, ग्रैंड मास्टर नारायण बहुत पावरफुल थे। ब्लैक निंजा ग्रुप को उनसे खतरा था, इसीलिए उनके हेड ने ग्रैंड मास्टर नारायण को मारने के ऑर्डर दिए थे। जो लोग उन्हें मारने आए थे उनमें से कोई भी वापस जिंदा नहीं गया था। तब से ही दोनों के बीच टक्कर रहती थी। फिर ग्रैंड मास्टर दुनियादारी से दूर हो गए। आप ग्रैंड मास्टर नारायण के आखिरी स्टूडेंट हैं और उत्तराधिकारी हैं, इसीलिए आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है वो लोग आपसे बदला लें, रक्षित ने कहा। मैं ध्यान रखूंगा, आहन ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। नारायण ने उसे इस बारे में कभी नहीं बताया था। आहन में बहुत ताकत थी, पर फिर भी उसने सामने वाले को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। रक्षित की बातों से साफ था, ब्लैक निंजा सच जानने पर आहन पर अटैक कर सकते थे। इसीलिए आहन ने सेफ रहना जरूरी समझा, क्योंकि उसका सामना ऐसे लोगों से होने वाला था जो बहुत फुर्तीले थे और कहाँ से आ जाए कोई नहीं जानता था। अब मैं चलता हूँ, मास्टर आहन। अतुल अंकल, अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप बिना हिचके मुझे बुला सकते हैं, रक्षित ने कहा और वहाँ से चला गया। अब रूम में आहन, अतुल और देवांश बचे थे। आहन, तुम्हें अगर कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो तुम इसे बुला सकते हो।
अतुल ने कहा। अतुल नहीं जानता था कि वो लोग मनाली में कितने दिनों के लिए हैं, पर अगर रक्षित उनके और आहन के साथ होगा तो सुकून रहेगा। अतुल, तुम इससे मिले कैसे? आहन ने पूछा। अतुल हमेशा गैंगटॉक में रहा था और रक्षित वॉर अलायंस का मेंबर था, इसीलिए मनाली में था। आहन जानना चाहता था कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई और इनमें इतना अच्छा रिलेशन कैसे बना। करीब 10 साल पहले यह अपने परिवार के साथ गैंगटॉक घूमने आया था। तब इन लोगों को मैंने कुछ गुंडों से बचाया था। तब रक्षित ने कहा था कि अगर मुझे कभी ज़रूरत हुई तो मैं उसे याद कर सकता हूँ, अतुल ने कहा। इस बार जब सेक्रेड फ्लेम ग्रुप मेरे पीछे पड़ा था तब मैंने सोचा कि इसे फ़ोन करूँ। मुझे लगा कि 10 साल पुरानी बात इसे शायद याद नहीं होगी, पर मैं गलत साबित हुआ। यह अपना सारा काम छोड़कर तुरंत गैंगटॉक आया और मुझे मनाली ले आया। इसकी वजह से ही मेरा इलाज इतने बड़े डॉक्टर कर रहे थे। मैंने रक्षित जैसा लॉयल इंसान कभी नहीं देखा, अतुल ने कहा। सेक्रेड फ्लेम ग्रुप कहाँ है? उनसे कैसे डील करना है, आपने सोचा है? आहन ने पूछा। पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। वो बहुत शातिर हैं, सब एक से बढ़कर एक है। जब तक उन्हें मेरे बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक वो मनाली नहीं आएंगे। उनसे डील करने के लिए उनके जैसा ही सोचना पड़ेगा, अतुल ने कहा। अगर वो मनाली नहीं आए तो मैं गैंगटॉक जाऊंगा, आहन ने कहा। हा 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 हा, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि तुम यह बात कब कहोगे। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। अगर तुमने सेक्रेड फ्लेम ग्रुप के लीडर आदिल और बशीर को हरा दिया तो मैं तुम्हें आधा गैंगटॉक दे दूंगा, अतुल ने कहा। आदिल और बशीर 2 अलग ग्रुप चलाते थे, पर जब उन्होंने देखा कि अतुल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनाने के बस एक कदम दूर है तब उन्होंने हाथ मिला लिया और साथ काम करने लगे। एक का दिमाग बहुत तेज था तो दूसरे का हाथ बहुत तेज थे। दोनों की मौत के बाद अतुल ही गैंगटॉक का लीडर होता, क्योंकि उससे पावरफुल वहाँ और कोई नहीं है। आप पूरा गैंगटॉक भी देंगे तो मुझे नहीं चाहिए, आहन ने कहा। मजाक कर रहा हूँ, अतुल ने कहा। अतुल नहीं जानता था कि आहन का फ्यूचर कैसा होने वाला है, पर वो इतना जानता था कि वो एक जगह कैद होकर नहीं रहने वाला था। आप अब जल्दी से अपना स्टेज 2 क्लियर कीजिए, फिर मैं गैंगटॉक आऊँगा और सेक्रेड फ्लेम का चैप्टर क्लोज करूँगा, आहन ने कहा। हाँ, तब तक उन दोनों से डील करने का कोई ना कोई तरीका मैं ढूंढ लूँगा, अतुल ने कहा। रात बहुत हो गई है, अब हमें आराम करना चाहिए, आहन ने कहा और अतुल के रूम से अपने रूम में चला गया। आहन बेड पर लेटे हुए सनाया के बारे में सोच रहा था। सनाया इस वक्त मनाली में थी और बहुत जल्द कल्पना की कंपनी में सीईओ बनने वाली थी। शायद अब सनाया ज़्यादा सेफ रहेगी, आहन ने सोचा। सनाया के बारे में सोचते हुए आहन को नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो वह बहुत फ्रेश फील कर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसे कीर्ति ने साथ फाल्कन इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाना था। आहन तैयार होकर विनोद के घर पहुंचा। इस वक्त घर पर कीर्ति के अलावा कोई और नहीं था। कीर्ति ने एक बहुत खूबसूरत काले रंग का ड्रेस पहना हुआ था। आहन ने उसे एक बार देखा और फिर अपनी नज़र हटा ली। कीर्ति को लग रहा था कि आहन उसे घूर रहा है, इसीलिए उसने मन में कहा, डिस्गस्टिंग ह्यूमन। आहन को अपने मन में कोसने के बाद वो आहन के पास आई। तुम इंटरव्यू में यह कपड़े पहनकर आने वाले हो? कीर्ति ने पूछा। आहन ने एक कैजुअल टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसे सनाया ने गिफ्ट की थी। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? आहन ने पूछा। तुम्हारे हिसाब से हम कहाँ जा रहे हैं? कीर्ति ने पूछा। फाल्कन इंडस्ट्रीज, आहन ने कहा। एग्जैक्टली, और वह तुम्हारा इंटरव्यू है। हम कोई पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं जो तुम इतने कैजुअल कपड़े पहनकर चलो। तुमने फॉर्मल सूट क्यों नहीं पहना? कीर्ति ने पूछा। मेरे पास फॉर्मल सूट नहीं है, आहन ने कहा। जब से आहन गिल परिवार में रह रहा था वो एक मामूली एम्प्लॉय बनकर रह रहा था, इसीलिए उसे कभी फॉर्मल सूट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वैसे भी आहन को फॉर्मल सूट पसंद कम थे। तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हो? हम फाल्कन इंडस्ट्रीज जा रहे हैं। वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी कंपनी है। तुम वहाँ ऐसे नहीं जा सकते, कीर्ति ने रूखी आवाज़ में कहा। तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, आहन ने कहा। आहन समझ गया था कि कीर्ति को हमेशा राजकुमारी की तरह रखा गया था। कीर्ति चाहती थी उसके आसपास सब कुछ उसके हिसाब से हो, पर आहन ऐसा नहीं था। वो ऐसी लड़की पर वेस्ट करने वाला नहीं था। तुम बहुत इरिटेटिंग हो, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो तुम, कीर्ति ने गुस्से में कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे लड़के को अश्विन फाल्कन में जॉब क्यों दिलवा रहा था। अगर आहन ऐसे कपड़ों में इंटरव्यू के लिए गया तो उसके परिवार की और अश्विन के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता। क्या हुआ कीर्ति, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तभी वहाँ अश्विन आया। उसने बहुत ही स्टाइलिश सूट पहना हुआ था। अश्विन, यह लड़का मुझे परेशान कर रहा है, कीर्ति ने कहा। ए लड़के, क्या किया तुमने कीर्ति के साथ? अश्विन ने पूछा। कुछ नहीं, आहन ने कहा। तो फिर क्या कीर्ति झूठ बोल रही है? जरूर तुमने कुछ किया है, अश्विन ने गुस्से में कहा।
अश्विन को लग रहा था कि आहन का अभी डिवोर्स हुआ है और कीर्ति इतनी सुंदर है, इसीलिए वो उसे चेस करने की कोशिश कर रहा है। कीर्ति को लगने लगा कि उससे गलती हो गई है, इसीलिए उसे तुरंत अश्विन को रोका। वो नहीं चाहती थी कि अश्विन उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे। अश्विन, मेरा मतलब वो नहीं था। इससे बात करते ही मैं इरिटेट हो जाती हूँ, ऊपर से इसने मुझे उल्टा जवाब दिया। कीर्ति ने बात संभालते हुए कहा। उल्टा जवाब? अश्विन ने पूछा। हाँ, इसके कपड़े देखो, यह पहनकर इंटरव्यू के लिए कौन जाता है? जब मैंने पहनाना चाहा तब इसने मना कर दिया। कीर्ति ने कहा। अगर यह ऐसे कपड़ों में चला तो तुम्हारे कलीग क्या सोचेंगे? कीर्ति ने कहा। डोंट वरी डार्लिंग, तुम्हारी बात सही है, पर मेरी पोजीशन कंपनी में बहुत अच्छी है, कोई कुछ नहीं सोचेगा। अश्विन ने कीर्ति के गाल सहलाते हुए कहा। ओके, कीर्ति ने कहा और ब्लश करने लगी। आहन, वैसे तो यह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी है, पर फिर भी अपना 100% देना, वरना तुम कंपनी में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, अश्विन ने आहन से कहा। उसकी नज़र में आहन एक होपलेस इंसान था जो सिर्फ दूसरों के सहारे ही कुछ कर सकता था। अगर अश्विन ने विनोद से वादा नहीं किया होता तो वो वहाँ से कब से चला गया होता। पता नहीं हम तुम्हारी मदद कर ही क्यों रहे हैं, कदर तो तुम्हें है नहीं, अश्विन ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने कीर्ति की तरफ देखा और कहा, डार्लिंग लेट्स गो, चलकर देखते हैं कि कंपनी का नया CEO कौन है। अश्विन, क्या सच में पुराने CEO का ट्रांसफ़र हो गया है? कीर्ति ने पूछा। हाँ, कल दोपहर को वो चले गए हैं और आज से नया CEO ज्वाइन कर रहा है, अश्विन ने कहा। कीर्ति थोड़ा सा मायूस हो गई। पुराने CEO लगभग 40 साल के थे और उनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा थी। उसके मुकाबले अश्विन भी कुछ नहीं था। दरअसल अश्विन के सहारे कीर्ति उस CEO को इम्प्रेस करना चाहती थी। कीर्ति बस यह उम्मीद कर सकती थी कि नया CEO कोई हैंडसम और रिच आदमी हो, वरना उसे फिर से अश्विन के पास ही आना पड़ेगा। चलें, इंतजार किसका कर रहे हैं हम, अश्विन ने कहा। आहन जब अपनी जगह से हिला नहीं तब अश्विन चिढ़ गया। मैं टैक्सी लूँगा, आहन ने कहा। टैक्सी? तुम्हें पता है फाल्कन इंडस्ट्रीज कहाँ है? अगर तुम्हें कंपनी नहीं मिली तो फिर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, और अगर लेट हुए तो कंपनी तुम्हें रखेगी नहीं, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, अश्विन ने कहा। फिर वो कीर्ति का हाथ पकड़कर कार की तरफ गया। अश्विन की कार पोर्स थी। अश्विन ड्राइवर सीट पर बैठा, कीर्ति उसके साथ पैसेंजर सीट पर और आहन बैक सीट पर। तुम तो कभी इतनी लेविस कार में बैठे नहीं होगे, अश्विन ने आहन से पूछा। नहीं, आहन ने कहा। आहन ने सोचा कि कौन इस इगोइस्टिक आदमी से बहस करेगा। वैसे भी उसने कहीं पढ़ा था कि बेवकूफ़ों से बहस करके खुद बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। फिर तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, अश्विन ने कहा और हंसने लगा। थैंक यू, आहन ने कहा और कार की विंडो के बाहर देखने लगा। अश्विन, तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? मैं इसके साथ एक कार में हूँ, यह सोचकर ही मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऊपर से तुम उससे बात कर रहे हो, कीर्ति ने कहा। सॉरी डार्लिंग, मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में भूल गया, अश्विन ने कहा। 15 मिनट में वो लोग फाल्कन इंडस्ट्रीज पहुंच चुके थे। आहन ने जब बिल्डिंग देखी तो उसे एहसास हुआ कि यह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यह बहुत बड़ी कंपनी थी। कार पार्क करने के बाद तीनों उतरे। कीर्ति अश्विन का हाथ पकड़कर चल रही थी और आहन उन दोनों के थोड़ा पीछे चल रहा था। अंदर पहुंचने के बाद अश्विन ने किसी से बात की। दोनों ने कुछ मिनट बात की और फिर अश्विन ने आहन से कहा, नए CEO की वजह से तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। वो तुम्हारा डेस्क है, जाओ और काम शुरू करो, अश्विन ने एक मैसी डेस्क की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने डेस्क पर चला गया। वो उस डेस्क को ठीक करने लगा। तुम यहाँ नए आए हो? तभी एक लड़के की आवाज़ आई। वो आहन के सामने वाले डेस्क पर बैठा था। वो बहुत यंग था और उसका एप्रन्स बहुत डेलिकेट था। हाँ, आहन ने उसे देखा और गर्दन हिलाते हुए कहा। मैनेजर अश्विन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उस लड़के ने धीरे से पूछा। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आहन ने कहा। उस लड़के का मुंह बिगड़ गया। उसने अभी आहन और अश्विन को बात करते हुए देखा था। ऊपर से दोनों ऑफिस भी साथ आए थे, फिर आहन ऐसा क्यों बोल रहा था? उस लड़के ने सोचा, शायद आहन सच बताने से डर रहा है। भाई, अब से हम साथी हैं। मेरा नाम चिराग है। अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो मुझसे पूछ लेना, तुम्हारे सामने ही हूँ मैं, चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम आहन है। आहन मुस्कुराया और चिराग से हाथ मिला लिया। चिराग काफ़ी टाइम से कंपनी में काम कर रहा था, इसीलिए उसे बहुत कुछ पता था। हाथ मिलाने के बाद चिराग आहन को कंपनी के बारे में बताने लगा। चिराग की बातें सुनकर आहन को एहसास हुआ कि यह कंपनी दुनिया की टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक थी। उसने कंपनी की वर्थ को अंडर एस्टिमेट किया था। इस कंपनी की वैल्यू 180 करोड़ के आसपास थी। आहन, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही? चिराग ने पूछा। कैसी प्रॉब्लम? आहन ने पूछा। देखो, सब खोए हुए लग रहे हैं।
चिराग ने कहा। चिराग ने नोटिस किया कि जब से आहन आया है तब से उसका ध्यान सिर्फ अपने डेस्क पर है। उसने नजरें उठाकर आसपास देखा ही नहीं था। तो आहन ने पूछा, तो तुम जानना नहीं चाहते कि ऐसा क्यों है? चिराग ने कहा, मुझे नहीं जानना। आहन ने कहा। ओह, चिराग डिसअपॉइंट हो गया, पर कुछ पल बाद उसने फिर से कहा, आहन, तुम जानते हो आज कंपनी की नई CEO आने वाली है। मुझे पता है। दरअसल आहन को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। एक बात अतुल का मैटर सॉल्व हो जाए फिर आहन वापस शिमला जाने वाला था। तुम्हें पता है CEO एक लड़की है, चिराग ने कहा। लड़की? आहन ने तुरंत नजरें उठा ली। उसे याद आया कि कल्पना ने कहा था कि वो सनाया को अपनी कंपनी में CEO बनाएगी। कहीं यह कल्पना की कंपनी तो नहीं थी? CEO लड़की है, यह सुनकर आहन के एक्सप्रेशन को बदला हुआ देखकर चिराग मुस्कुराने लगा। उसे लगा था कि आहन को किसी से कोई लेना देना नहीं था, पर आहन अब तक दिखावा कर रहा था। इस कंपनी का चेयरमैन कौन है? आहन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। चेयरमैन? चिराग ने कंफ्यूज लुक दिया। आहन चिराग के जवाब का इंतजार कर रहा था। प्रशांत सुखानी। पर तुम यह क्यों पूछ रहे हो? चिराग ने पूछा। प्रशांत सुखानी? आहन ने सोचा। आहन को लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था। उसने सोचा कि वो कल्पना से ही कॉल करके पूछ ले कि उसके कंपनी का नाम क्या है। इतने में फ्लोर पर हलचल होने लगी। नई CEO आ गई, किसी ने चिल्लाकर कहा। बहुत सारे एम्प्लॉइज खड़े होकर देखने लगे। आहन भी उस तरफ देखने लगा। आहन के दिल की धड़कनें रुक गई और उसके पैर जम गए। आहन उसे अच्छे से तो नहीं देख पाया था, पर उसने जितना देखा था उससे वो समझ गया था कि वो सनाया ही थी। आहन को कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आया। वो वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उनकी किस्मत, बस एक इत्तेफाक। उन्हें अलग हुए बस 2 ही दिन हुए थे और आज वो फिर से एक ही ऑफिस में थे। आहन उस ऑफिस में सबसे नीची पोस्ट पर था और सनाया CEO थी। आहन मुस्कुराने लगा। उसने मन में सोचा, किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। आहन, तुम जानते हो हमारी CEO कैसी दिखती है? मुझे तो सुंदर लग रही है, चिराग ने कहा। वो तो है, आहन ने कहा। हम चलकर देखें? चिराग ने पूछा। आहन चिराग को देखने लगा। चिराग की आंखों में चमक थी और उसका चेहरा बहुत उत्सुक था। आहन उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा, चलो देख कर आते हैं। असल में आहन खुद भी सनाया को देखना चाहता था। उसने उसे 2 दिन से नहीं देखा था, जो उसे 2 साल के बराबर लग रहे थे। ऑफिस में घुसने के बाद सनाया सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में गई, जो कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। आज उसका पहला दिन था और उसकी पहली मीटिंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर के साथ थी। चिराग और आहन जब लिफ्ट की तरफ गए तब उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत भीड़ थी। लगता है सबने वही सोचा जो हमने सोचा, चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा। आहन ने कुछ नहीं कहा। उसे दिख रहा था कि सब सनाया को देखने के लिए कितने एक्साइटेड थे। आहन, हम CEO को बाद में देख लेंगे, चिराग ने कहा। चिराग ने सोचा कि अब CEO तो यहीं पर है, वो उनसे कभी भी मिल सकते हैं। भीड़ में धक्का मुक्की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम वापस नहीं जा रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, आहन ने कहा। कॉन्फ्रेंस रूम 25वें फ्लोर पर है। तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? चिराग हैरान था। एक लड़की को देखने के लिए आहन इतना डिस्परेट क्यों था, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। चिराग सोच ही रहा था कि आहन पागल है। इतने में उसने उसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा। चिराग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो भी उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आहन बहुत आसानी से 25वें फ्लोर पर पहुंच गया था, वहीं चिराग 18वें फ्लोर पर हाफ रहा था। 25वें फ्लोर पर पहुंचने के बाद आहन कॉन्फ्रेंस रूम के सामने पहुंचा। इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम का डोर बिल्कुल बंद था। सब उनके सामने खड़े थे और किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उसे खोल पाए। सबके चेहरे मायूस और डिसअपॉइंटेड थे। आहन ने सोचा कि क्या वो यह डोर खोल सकता था। हाँ, पर डोर खोलने के बाद आहन क्या कहता? वो कौन था? कंपनी की सबसे नीची पोस्ट था, या अपॉइंटेड एम्प्लॉय, या फिर CEO सनाया का एक्स हस्बैंड? आहन ने सोचा कि दोनों ही इंट्रोडक्शन इस वक्त के लिए सही नहीं थे। सनाया से मिलने का यह सही वक्त नहीं है, आहन ने मन में सोचा। आहन ने गहरी सांस ली और वहाँ के लिए तैयार हुआ। तभी चिराग हाफते हुए वहाँ पहुँचा। आहन, तुम सुपरमैन हो क्या? ऐसे उड़ते हुए यहाँ आ गए, चिराग ने हाफते हुए कहा। आहन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगा। चिराग एक आम आदमी था, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। चिराग ने खुद को संभाला और फिर आहन से पूछा, तुमने CEO को देखा? आहन ने नाम में गर्दन हिलाई और बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। ओह, अब रहने दो, बाद में कभी मिल लेंगे, चलो चलते हैं। चिराग ने आहन को
कंफर्ट करते हुए कहा। चिराग देख पा रहा था कि आहन नई सीईओ से मिलने के लिए कितना बेचैन था, इसीलिए उसे आहन के लिए बुरा लग रहा था। चिराग जानता था कि आहन और सीईओ के स्टेटस में बहुत फर्क था, इसीलिए उनका कुछ नहीं हो सकता था। आहन समझ गया था कि चिराग क्या सोच रहा है, पर उसने उसकी गलतफहमी दूर नहीं की। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। कंपनी की हाई पोस्ट के सारे लोग रूम से बाहर आ रहे थे। उनमें कीर्ति और अश्विन भी थे। सब लोग हंसते बोलते हुए बाहर निकले। अश्विन भी बहुत एक्साइटेड लग रहा था। सिर्फ कीर्ति थी जो डिसअपॉइंटेड थी। जैसे ही दोनों ने आहन को वहां देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। कीर्ति पैर पटकते हुए आहन के पास आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कीर्ति ने पूछा। तुम्हें क्या मतलब? आहन ने कहा। आहन सोच रहा था कि कीर्ति को उससे प्रॉब्लम क्या है। जब देखो उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है। हर वक्त उसके मुंह से मेरे लिए जहर निकलता है, आहन ने सोचा। अब अश्विन भी उनके पास आ गया था। आहन और चिराग को वहां देखकर अश्विन समझ गया था कि वो वहां पर क्यों आए हैं। बाकियों की तरह वो भी सीईओ से मिलना चाहते थे। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा फटीचर आदमी हमारी सीईओ से इतनी आसानी से मिल सकता है? अश्विन ने कहा। इस वक्त वहां जितने भी लोग थे सब आहन पर हंसने भी लगे और खुद भी शर्मिंदा महसूस करने लगे। आखिर वो भी कंपनी के मामूली एम्प्लॉय ही थे। अभी तक यहाँ खड़े हो, जाकर अपना काम करो, यूजलेस ह्यूमन बीइंग। तुम्हें जॉब इधर उधर घूमने के लिए नहीं दी गई है, कीर्ति ने गुस्से में कहा। दरअसल इस बार कीर्ति आहन पर गुस्सा नहीं थी, पर अपना गुस्सा निकालने के लिए आहन उसे सबसे अच्छा जरिया लग रहा था। कीर्ति को लग रहा था कि नया सीईओ कोई हैंडसम और अमीर आदमी होगा, पर यह एक लड़की थी, वो भी इतनी खूबसूरत। सनाया ने आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सनाया के सामने कीर्ति की खूबसूरती और फिगर कुछ भी नहीं था। अश्विन भी सनाया को देखते ही इम्प्रेस हो गया था। सनाया को ऑफिस से आए कुछ ही देर हुई थी और सब लोग बस उसकी ही बात कर रहे थे। इससे कीर्ति को बहुत जलन महसूस हो रही थी। अपना गुस्सा निकालने के लिए कीर्ति को आहन दिख गया था। आहन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चला गया। चिराग भी उसके पीछे चला गया। तभी कॉन्फ्रेंस रूम से सनाया बाहर आई। उसने बहुत ही एलिगेंट फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। पिछले दिनों के मुकाबले आज वो फ्रेश लग रही थी, पर फिर भी थकान की झलक थी जो उसकी आंखें छुपा नहीं पा रही थी। सनाया मैम, सनाया मैम, पीछे से उसकी सेक्रेटरी उसे बुला रही थी। क्या हुआ? सनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैम आप ठीक है ना? सेक्रेटरी ने पूछा। उसने नोटिस किया था कि मीटिंग में पूरा टाइम सनाया थोड़ा खोई हुई थी। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सनाया ने कहा। वो मीटिंग में आप? सेक्रेटरी ने कुछ बोलना चाहा, पर सनाया ने उसे रोक दिया। कुछ और काम है तुम्हें? सनाया ने पूछा। हाँ, चेयरमैन सर के बेटे विपुल सर का कॉल आया था। उन्होंने आज आपको डिनर के लिए इनवाइट किया है। रिजर्वेशन ओबरॉय होटल में हो चुका है, वो आपको पिक। मना कर दो उन्हें, मैं फ्री नहीं हूँ, सनाया सेक्रेटरी की बात काटते हुए कहा। सनाया इसी दुनिया में रही थी, इसीलिए वो जानती थी कि विपुल सनाया को डिनर पर क्यों ले जाना चाहता था। सेक्रेटरी यह बात सुनकर हैरान हो गया। विपुल सुखानी चेयरमैन प्रशांत सुखानी का इकलौता बेटा था। वो सनाया से मिलना चाहता था, पर सनाया मना कर रही थी। प्रशांत की नेटवर्थ लगभग 70 करोड़ थी, फिर भी सनाया विपुल को भाव नहीं दे रही थी, जबकि वो सामने से उसे डिनर पर ले जाना चाहता था। इतना ही नहीं, वो सनाया को एक बहुत ही लेविश रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता था। रेस्टोरेंट की लोकेशन, इंटीरियर्स और एम्बियंस पूरे मनाली में सबसे पॉश और रॉयल था। ओके सनाया मैम, मैं कॉल करके मना कर दूंगी, सेक्रेटरी ने कहा। भले ही वो कितनी भी हैरान क्यों ना हो, वो सनाया से सवाल नहीं कर सकती थी। फिर दोनों वहां से चली गई। आहन फाल्कन इंडस्ट्रीज में काम करते हुए कुछ दिन शांत रहा। उसने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया और ना ही किसी बड़ी मुसीबत में पड़ा, पर फिर भी इन दिनों वो फ्री नहीं था। उसे सनाया की चिंता हो रही थी। सनाया मनाली में अकेली थी और उसे यहाँ आते ही तुरंत इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया गया था। उसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे जो कई सालों से कंपनी की हाई पोस्ट पर थे। ऐसे में कंपनी में बहुत लोग होंगे जो उससे जलेंगे या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आहन सनाया की मदद करना चाहता था। आहन, मैं पहली बार एक लो लेवल एम्प्लॉय को इतना काम करते हुए देख रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो जल्द ही सेल्स टीम के हेड बन जाओगे, चिराग ने कहा। इन दिनों आहन चिराग से बहुत बार कंपनी के बारे में सवाल करता था। चिराग कंपनी के ऑपरेशन और बड़े बड़े लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आहन को बताता रहता था। चिराग सोच रहा था कि आहन कंपनी में बड़ा नाम हासिल करना चाहता है। सेल्स टीम का हेड, आहन ने कहा और हंसने लगा। अगर उसे कंपनी का चेयरमैन भी बना देते तो भी आहन नहीं टिकता। आहन सबके बारे में इसलिए जान रहा था ताकि वो पता कर सके कि सनाया को किससे खतरा हो सकता है
और वो उस खतरे से सनाया को कैसे बचाएगा। चिराग यह बात नहीं जानता था। अगर चिराग को यह बात पता चल जाती तो वो आहन को पागल समझता। आहन, चिराग, अश्विन तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहा है। पीछे से आवाज आई। बिना उसकी तरफ देखे दोनों जानते थे कि ये आवाज कीर्ति की थी। पिछले कुछ दिनों से कीर्ति और अश्विन ने चिराग और आहन को किसी न किसी बात के लिए परेशान किया ही था। आहन से तो कीर्ति नफरत करती ही थी, पर क्योंकि चिराग आहन का अच्छा दोस्त बन गया था इसीलिए वो चिराग को भी नहीं छोड़ती थी। सेक्रेटरी कीर्ति, क्या बात है, मैनेजर अश्विन हमें क्यों बुला रहे हैं? चिराग ने पूछा। वैसे तो कीर्ति कंपनी में सेल्स असिस्टेंट थी, पर क्योंकि वो हर वक्त अश्विन के आगे पीछे रहती थी इसीलिए सब उसे अश्विन का पर्सनल सेक्रेटरी भी मानते थे। जब बोल दिया कि वो बुला रहे हैं तो उठकर उनके ऑफिस जाओ, उल्टा सवाल करने की जरूरत नहीं है, कीर्ति ने कहा और अपनी हील बजाती हुई वहां से चली गई। कीर्ति को पहले चिराग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब वो उससे बहुत चिढ़ती थी। आहन, यह अश्विन फिर से हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? चिराग ने परेशान होते हुए कहा। क्या कर सकते हैं, मिलकर फाइट करेंगे और क्या, आहन ने कहा। अपना काम खत्म करने के बाद दोनों अश्विन के ऑफिस की तरफ गए। अश्विन का ऑफिस पूरे फ्लोर पर सबसे बड़ा ऑफिस था। आहन ने बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। इस वक्त कीर्ति अश्विन की गोद में बैठी हुई थी और दोनों इंटीमेट हो रहे थे। आहन को देखकर दोनों के चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। तुम्हें पता नहीं है कि डोर नॉक करके अंदर आते हैं? क्या तुम कंपनी के रूल्स नहीं जानते? अश्विन ने गुस्से में कहा। गेट आउट ऑफ हेयर, अश्विन ने इशारा करते हुए कहा। मैनेजर अश्विन, आहन से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। आगे से चिराग ने आगे आते हुए कहा। चुप, तुम्हें बोलने के लिए बोला मैंने, अश्विन ने चिराग की बात काटते हुए बोला। चिराग को इस बात का बहुत बुरा लगा, पर वो अश्विन पर गुस्सा नहीं कर सकता था। अश्विन, दरवाजा मैंने खोला था, जो बोलना है मुझे बोलो, चिराग को इन सब के बीच में मत लाओ, आहन ने कहा। चिराग वैसे भी आहन की वजह से बहुत कुछ सहन कर रहा था, इसीलिए आहन नहीं चाहता था कि उसकी ऐसे बेइज्जती हो। चिराग इनोसेंट था, उसे यह सब सिर्फ इसलिए झेलना पड़ रहा था क्योंकि वो आहन का दोस्त था और अश्विन और कीर्ति आहन से नफरत करते थे। तुम बताओगे मुझे कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, अश्विन ने कहा। आहन को अब गुस्सा आने लगा। जैसे ही अश्विन ने आहन से नजरें मिलाई, आहन ने उसे एक लुक दिया। आहन की आंखों में खतरनाक गुस्सा था। यह देखकर अश्विन एक पल के लिए डर गया। किसी साधारण इंसान की आंखों से वो इतना कैसे डर सकता था? जब अश्विन को रियलाइज हुआ कि वो अपने ऑफिस में है, बाहर नहीं, तब उसमें फिर से कॉन्फिडेंस आया। आहन, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि विनोद अंकल तुम्हारे साथ, अश्विन ने धमकाते हुए कहा। विनोद अंकल के बिना या उनके साथ तुम किसी भी तरह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आहन ने कहा। अश्विन ने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इस काम के लिए नहीं बुलाया है। यहाँ आए हुए तुम्हें काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम्हें कंपनी के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। अब जाए हम, आहन ने रूखी आवाज में कहा। नहीं, यह कंपनी सेल्स डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करती है, अश्विन ने कहा। तो, आहन ने पूछा। तो यह कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा काम करना चाहिए? यह जॉब तुम्हें यहाँ घूमने आने के लिए नहीं मिली है। वी वांट टू रिजल्ट्स, अश्विन ने कहा। अच्छा, तुम क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, आहन ने कहा। आहन जानता था कि अश्विन ने उसके लिए कुछ काम सोच रखा था। लाइफ केयर हॉस्पिटल को कुछ टाइम पहले एंटी कैंसर ड्रग चाहिए थे। मैंने देखा हमारे पास वो स्टॉक में है। फिर उनसे किसी ने अब तक बात क्यों नहीं की? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, अश्विन ने पूछा। आहन समझ गया था कि कुछ गड़बड़ थी, वरना वो लाइफ केयर हॉस्पिटल का टारगेट उन्हें तो नहीं देता। मैनेजर अश्विन, हमारे टीम लीडर 2-3 बार उनके पास जाकर आए, पर वो लोग ना डीन से मिलने देते हैं, ना ही इस बारे में कोई और बात करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ह्यूमिलिएट करके बाहर निकाल देते हैं। अगर मैं और आहन वहाँ गए तो वो हमें भी हॉस्पिटल के दरवाजे के पास से ही बाहर निकाल देंगे, चिराग ने बहुत हिम्मत करके कहा। फाल्कन इंडस्ट्री मेडिकल में बहुत बड़ा नाम था, पर लाइफ केयर हॉस्पिटल उससे भी बड़ा था। कंपनी से जब भी कोई इस हॉस्पिटल में बिजनेस रिलेटेड काम से जाता था, वो उन्हें इंटरटेन नहीं करते थे। काम शुरू करने से पहले ही तुम दोनों ने हार मान ली, अश्विन ने कहा। पर चिराग ने कहा, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। मुझे नहीं पता तुम यह ऑर्डर कैसे लाओगे, पर तुम्हें लाना पड़ेगा। कुछ भी करो, उनके सामने गिड़गिड़ाओ या कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, पर यह ऑर्डर लाओ। और अगर तुम यह नहीं कर पाए तो फिर अपना सामान बांधो और इस कंपनी से दफा हो जाओ, अश्विन ने कहा। अश्विन मुस्कुराने लगा। वो जानता था
कि यह दोनों यह काम कभी नहीं कर पाएंगे। अश्विन का असली मकसद आहन और चिराग को कंपनी से निकालना था। उसे बस एक रीजनेबल कारण चाहिए था जिससे वो यह कर सके। आखिर उसे विनोद को भी जवाब देना था। आहन और चिराग भी अश्विन का प्लान समझ गए थे। चिराग को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर हम यह ऑर्डर ले आए तो? आहन ने पूछा। तुम कह रहे हो कि तुम यह ऑर्डर ला सकते हो? अश्विन ने पूछा। चिराग भी उसे आंखें बड़ी करके देख रहा था। आहन, तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? तुमने सुना नहीं कि चिराग ने क्या कहा? अश्विन ने कहा। जो पूछा है वो बताओ, आहन ने कहा। लाइफ केयर हॉस्पिटल जायंट है, वो कोई छोटी मोटी फार्मेसी नहीं है। जो तुम बात करोगे और ऑर्डर मिल जाएगा, वो लोग मेरी नहीं सुनेंगे। तो तुम क्या हो? अश्विन ने कहा। मैं यह कर सकता हूँ, तुम बताओ। अगर मैंने यह कर दिया तो तुम क्या करोगे? आहन की आवाज़ बहुत शांत थी और उधर अश्विन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं चिराग आहन की बात सुनकर हैरान था। अगर ऐसा हो गया तो तुम इस कंपनी में मेरी पोजीशन ले सकते हो। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर बन जाओगे तुम, अश्विन ने कहा। 2 घंटे, आहन ने कहा और मुस्कुराने लगा। क्या 2 घंटे? अश्विन ने पूछा। 2 घंटे और अपनी पोजीशन एंजॉय कर लो, फिर तुम्हें इस पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, आहन ने कहा। तुम पागल हो क्या? अश्विन ने पूछा। कौन पागल है और कौन नहीं, ये 2 घंटे बाद पता चलेगा, आहन ने कहा और वहां से चला गया। चिराग भी उसके पीछे ऑफिस से बाहर आ गया। आहन, चिराग बहुत हैरान था। उसे लग रहा था कि आहन अभी अश्विन के सामने बकवास करके आया था। लाइफ केयर हॉस्पिटल वाले ऑर्डर देना तो दूर, उनसे बात भी नहीं करेंगे। क्या हुआ? आहन ने कैजुअली पूछा। तुम जानते हो ना कि अश्विन हमें जॉब से निकालना चाहता है, इसीलिए यह सब कर रहा है, चिराग ने कहा। पता है मुझे, आहन ने कहा। पता है, फिर भी तुमने उसके सामने यह कह दिया, चिराग ने कहा। हाँ, तुम इतना परेशान मत हो, आहन ने कहा। आहन, अब अगर हम यह ऑर्डर नहीं ला पाए ना तो अश्विन हमें जॉब से तो निकालेगा ही, साथ में हमारा नाम भी खराब कर देगा। अब यह कैसे करोगे तुम? चिराग ने कहा। पता नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, आहन ने कहा। आहन कुछ दिन पहले ही लाइफ केयर हॉस्पिटल के डीन से मिला था। वो मुकेश था। अतुल की ट्रीटमेंट लाइफ केयर हॉस्पिटल में ही चल रहा था। हालांकि आहन मुकेश के साथ एक ही बार मिला था पर उसके रिलेशंस रक्षित के साथ बहुत अच्छे थे। आहन ने सोचा कि अगर मुकेश नहीं माना तो वो रक्षित की मदद ले सकता है। कोशिश करोगे? चिराग का मुंह उतर गया। आहन का कॉन्फिडेंस देखकर उसे लगा था कि आहन के पास कोई प्लान होगा, पर आहन तो खुद कोशिश के भरोसे था। चिराग को अब विश्वास हो गया था कि उनकी जॉब अब कोई नहीं बचा सकता था। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो चलो मेरे साथ, 2 घंटे में तुम सेल्स मैनेजर होगे, आहन ने कहा। चिराग ने पिछले दिनों आहन की बहुत मदद की थी। इसके अलावा उसकी वजह से अश्विन और कीर्ति ने चिराग को बहुत परेशान किया था, इसीलिए आहन चिराग के लिए कुछ करना चाहता था। हैं? चिराग ने कहा। दरअसल चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि वो आहन से क्या कहे। वो नहीं जानता था कि कोशिश के अलावा आहन के पास और क्या प्लान था। भले ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था पर उसे आहन पर पूरा भरोसा था। ऑफ कोर्स, मुझे तुम पर भरोसा है। जब से तुम आए हो अश्विन की हर कंप्लेंट को तुमने दूर किया है। यह थोड़ा ज़्यादा हो गया पर फिर भी आई ट्रस्ट यू, चिराग ने कहा और उसके साथ चलने लगा। दोनों कंपनी के पार्किंग लॉट में पहुंचे और चिराग की कार में बैठकर लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए। चिराग एक मामूली सा एम्प्लॉय था पर उसने बहुत पैसे सेव करके यह छोटी सी और सस्ती सी कार ली थी। यह कार उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए उसने उसे बहुत अच्छे से रखा था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आहन ने तुरंत रक्षित को कॉल नहीं किया। उसने सोचा कि पहले वो खुद मुकेश से बात करेगा। अगर वो नहीं माना तो वो रक्षित से मदद मांगेगा। हॉस्पिटल में एंटर करते ही वो एक लड़की से टकराया। आउच, उस लड़की ने कहा। कैसे चल रहे हैं आप? उस लड़की ने कहा। जब लड़की ने अपने बाल ठीक किए और खुद को संभाला तब उसने देखा कि उसके सामने आहन था। आहन भी उस लड़की को पहचान गया था। उस लड़की को देखकर आहन मुस्कुराने लगा।